हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएसजी गुरुकुल ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर मनोज त्रिपाठी सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो एक बार आप मुझे बताइए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रहे होंगे, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे और सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी लोग ज़बरदस्त भी होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपने आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे होंगे। आने वाला समय बस आपका है, इस समय को अपना समय बना लीजिए और बस इस समय के लिए आपको क्या करना है, इस समय में केवल अपना मोटो, अपना लक्ष्य ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम मुझे निकालना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, साथ जुड़े रहना होगा। थ्योरी हम लोग आपको कंप्लीट करा रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट हो, ढेर सारे प्रश्नों पर प्रैक्टिस करके आप उस पर कमांड ले लीजिए, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने नेशनल पार्क पढ़े थे, राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, उसका हम लोगों ने सफाया कर दिया, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जहां से आपको अपने एग्जाम में प्रश्न मिलने ही मिल रहे हैं और ये कभी कभी आपके मेंस में भी राइटिंग करने के लिए आ जाता है। इसको आपको बढ़िया समझना है, बढ़िया से इसको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको टॉपिक का नाम बताता हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। तो आप गैस करेंगे, गैस करेंगे क्या उस टॉपिक को? गैस करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं गैस करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पर्यावरणीय पर्यावरण संरक्षण आंदोलन। पर्यावरणीय संरक्षण आंदोलन या पर्यावरण संरक्षण आंदोलन। ठीक है, बहुत से ऐसे मूवमेंट चलाए गए, बहुत से ऐसे आंदोलन चलाए गए जिनका संबंध सीधे सीधे किससे था? पर्यावरण को बचाने से था। पर्यावरण में क्या होता है? या तो जैविक चीज़ें होती हैं या तो अजैविक चीज़ें होती हैं, यानी कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों से बना है। तो जैविक घटक को बचाने के लिए, यानी कि पेड़ पौधों को, जंतुओं को बचाने के लिए, या फिर अजैविक घटकों, जल, मृदा और बहुत सी ऐसी चीज़ें बचाने के लिए क्या होंगे? जो आंदोलन चलाए जाएंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? पर्यावरण संरक्षण आंदोलन कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्यावरण संरक्षण आंदोलन कहेंगे। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट। क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट। नाम देखिए, आप इसमें से काफ़ी नाम भी सुने होंगे और हो सकता है कुछ नाम आपने नए यहाँ पर सुने हैं, कुछ नाम आप यहाँ नए सुने। ओके, तो आपको क्या करना है कि सारे के सारे आंदोलन को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और इसको ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट, है ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट्स मूवमेंट्स ओके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट्स। आप इसमें सबसे पहले देखेंगे बिश्नोई आंदोलन। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण आंदोलन पढ़ाते समय या पढ़ते समय चिपको आंदोलन से शुरुआत करते हैं। दैट्स नॉट फेयर। कहाँ शुरुआत करनी है हमको? बिश्नोई आंदोलन से शुरुआत करनी है। कहाँ शुरुआत करनी है? बिश्नोई आंदोलन से शुरुआत करनी है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ पहले आंदोलन को, जिसको हमें पढ़ना है। पहले आंदोलन पर हम लोग चलते हैं जिसको हमें पढ़ना है। नाम क्या है? बिश्नोई आंदोलन। पहला मूवमेंट, है ना, पहला मूवमेंट बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन, इसके एक एक वर्ड्स को समझिएगा। बिश्नोई आंदोलन क्यों नाम पड़ा इसका, ये आपको समझना है। इसको एक नाम और दिया गया, बिश्नोई आंदोलन को एक नाम और दिया गया था। क्या नाम था इसका? इसका नाम था खिजडली आंदोलन। क्या नाम था? खिजडली आंदोलन। इसका नाम और क्या था? खिजडली आंदोलन भी नाम था। बिश्नोई आंदोलन को हम लोग और किस नाम से जानेंगे? खिजडली आंदोलन के नाम से भी जानेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा बिश्नोई मूवमेंट। क्या हो जाएगा? बिश्नोई मूवमेंट, है ना, बिश्नोई मूवमेंट हो जाएगा। और या फिर आप बोलेंगे इसको क्या? इसको आप बोलेंगे खिजडली मूवमेंट। क्या बोलेंगे? खिजडली, है ना, खिजडली, खिजडली, है ना। और कभी कभी खिचड़ी भी बोलते हैं, मैं आपको सब बता रहा हूँ। खिजडली मूवमेंट, खिजडली मूवमेंट, मूवमेंट। या फिर आप इसको एक नाम और देंगे। क्या नाम देंगे? दे दीजिए, उसका भी नाम दे दीजिए, खिचड़ी आंदोलन। क्या बोलेंगे? खिचड़ी आंदोलन, खिचड़ी, खिचड़ी आंदोलन। ठीक है, ये नाम इसके हो जाएंगे तीन नाम, खिजडली आंदोलन या फिर खिचड़ी आंदोलन। ठीक है, खिजड़ी, खेजरी, खेजरी आंदोलन। ठीक है, खेजरी मूवमेंट, मूवमेंट। ये आपका पहला आंदोलन है जिसको हमें पढ़ना है। ये पहला आंदोलन है जिसको हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, ये आपका पहला आंदोलन है जिसको हमको पढ़ना है। तो आपका मेन टॉपिक क्या हो गया? पर्यावरण संरक्षण आंदोलन।
और आपका उसमें पहला आंदोलन का नाम क्या हुआ? पहले आंदोलन का नाम हुआ है बिश्नोई आंदोलन या खेजड़ी आंदोलन या फिर खेजड़ी आंदोलन। ठीक है, खेजड़ी आंदोलन। चलें समझें, इसमें एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं, एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिश्नोई को, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको, बिश्नोई वर्ड जो है यहाँ पर, इसको समझ लेते हैं। बिश्नोई को यदि आप क्या करें, बिश्नोई को यदि आप ध्यान से देखें, इसका संधि विच्छेद करें तो ये क्या है? 20 + 9। क्या है? 20, ऐसे 20 + 9 है ना, 20 + 9, 20 + 9। ये 20 + 9 का मतलब क्या होता है? आप सब लोग जानते हैं 29। 20 + 9 का मतलब क्या होता है? 29। ठीक है, तो क्या है कि एक गुरु हुए जिनका नाम था जम्भेश्वर, एक गुरु हुए जिनका नाम था जम्भेश्वर या गुरु जम्भो जी। उन्होंने जीवन को जीने के लिए, जीवन में सभी चीज़ों को सुचारू रूप से करने के लिए, जीवन को अच्छा बना के रखने के लिए, जैसे कि आपने गौतम बुद्ध के या फिर आपने महावीर स्वामी की शिक्षाएं देखी हैं, शिक्षाएं समझी हैं, शिक्षाओं को पढ़ा है, वैसे ही क्या है गुरु जम्भेश्वर जी ने या फिर आप कह सकते हैं गुरु जम्भो जी ने क्या किया कि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए या जीवन को अच्छा बना के रखने के लिए, सार्थक जीवन यापन करने के लिए क्या किए? 29 नियमों का उन्होंने क्या कहा? पालन करने के लिए कहा। कितने नियम? 29 नियम। तो बिश्नोई किन्हें कहा गया? बिश्नोई कहा गया जो 29 नियमों का पालन करें, है ना। तो बिश्नोई किन्हें कहा गया? 29 नियमों का पालन करने वाले। 29 नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाए? 29 नियमों का पालन करने वाले कहलाए बिश्नोई। ध्यान दे पाएंगे, 29 नियमों का पालन करने वाले, 29 नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाए? बिश्नोई कहलाए। क्या कहलाए? बिश्नोई कहलाए। वेरी गुड। 29 नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाए? बिश्नोई कहलाए। ये जो 29 नियम हैं दिए किसने? ये 29 नियम जो हैं ये दिए किसने? तो दिए हैं गुरु जम्भेश्वर ने। तो बिश्नोई संप्रदाय के, ध्यान रखिएगा, बिश्नोई संप्रदाय के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है? बिश्नोई संप्रदाय के जो गुरु हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है गुरु जम्भेश्वर। क्या नाम है? गुरु जम्भेश्वर, है ना। बिश्नोई संप्रदाय के बिश्नोई संप्रदाय के गुरु, बिश्नोई संप्रदाय के गुरु कौन है? बिश्नोई संप्रदाय के गुरु कौन है? तो याद रखिएगा गुरु हैं जम्भेश्वर। क्या हैं? जम्भेश्वर साहब, है ना, जम्भेश्वर जी हैं, या फिर आप बोलते हैं जम्भो जी। क्या बोलते हैं? जम्भो जी। ये हो जाएंगे आपके एक इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे, गुरु जम्भेश्वर या गुरु जम्भो जी। ये जो बिश्नोई हैं ये कहाँ मिलते हैं? इनका जो नेटिव प्लेस है, या कह सकते हैं आप इनका जो इनका बोलेंगे कि जहाँ से शुरुआत हुई, जहाँ पर ये मिल रहे थे वो था राजस्थान, वो था राजस्थान, है ना। ये कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान आप समझिए अरावली के पश्चिम वाला भाग, अरावली के पश्चिम वाला भाग जो है ये क्या है? थार का मरुस्थल है। अरावली के पश्चिम वाले भाग में क्या है? थार का मरुस्थल है। तो ये मेनली, ये मुख्यतः कहाँ मिलेंगे? मेनली मुख्यतः ये मिलते हैं पश्चिमी भारत में, पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में। इनका जो नेटिव प्लेस है वो कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान से ये फिर और भी जगह पर फैल गए। पश्चिमी राजस्थान के बाद ये और भी जगह पर फैल गए। कहाँ गए ये राजस्थान के अलावा और कहाँ मिले? ये गुजरात में भी मिले। कहाँ मिले? गुजरात में मिले, हरियाणा में मिले, हरियाणा में मिले, हरियाणा में मिले, ठीक है, पंजाब में भी मिले, हरियाणा में मिले, पंजाब में भी मिले, पंजाब, है ना, पंजाब में मिले, और कहाँ मिले? उत्तर प्रदेश में मिले। लेकिन इनका नेटिव प्लेस ध्यान रखिएगा, मेनली कहाँ मिलते हैं? मेनली मिलते हैं पश्चिमी राजस्थान में। मेनली कहाँ मिलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। पश्चिमी राजस्थान को आप क्या बोलेंगे? पश्चिमी राजस्थान को आप बोलेंगे थार के मरुस्थलीय भागों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में, है ना। थार के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेंगे, थार के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेंगे। ध्यान रख पाएंगे इस बात को। ये कहाँ मिलेंगे? थार के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, थार के मरुस्थलीय, थार के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेंगे, थार के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेंगे। बोलो, क्लियर हो जाएगी बात। थार के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेंगे। अब देखिए जो बिश्नोई हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वालिटी है, क्या कि ये प्रकृति को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। प्रकृति में क्या है? पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, जो कुछ भी है उसको ये अपना सब कुछ मानते हैं। पेड़ पौधों की रक्षा करना, जानवरों की रक्षा करना ये वैसा ही समझते हैं जैसे कि अपने बच्चों का,
अपने बच्चों को जिस तरीके से पालते पोसते हैं वैसे ही ये पेड़ पौधों को भी मानते हैं, जंतुओं को मानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे जो बिश्नोई है ये क्या होते हैं, प्रकृति प्रेमी है। बिश्नोई क्या है, प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति को ये बहुत मानते हैं, प्रकृति प्रेमी है। और प्रकृति में जैसे पेड़ पौधे हैं, प्रकृति में क्या है, पेड़ पौधे और जंतु है ना, पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, 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 जंतुओं की रक्षा इनका क्या है, कर्तव्य है। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की रक्षा करना इनका क्या है, कर्तव्य है। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार देखिएगा, 20 + 9 29, 29 नियमों का पालन करने वाले क्या कहलाए, बिश्नोई कहलाए। बिश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं, बिश्नोई संप्रदाय जो है इनके गुरु जम्भेश्वर हैं, जम्भो जी हैं। इन्होंने 29 नियमों को बताया, जीवन को बनाए रखने, जीवन को अच्छा बनाने के लिए 29 नियमों का पालन करने की बात कही। तो जिन्होंने 29 नियमों को पालन किया वो बिश्नोई कहलाए। बिश्नोई का जो नेटिव प्लेस है वो कौन है, पश्चिमी राजस्थान है। बिश्नोई कहाँ मिलेंगे, पश्चिमी राजस्थान में, यू कैन से थार के मौसले क्षेत्रों में, थार के मौसले क्षेत्रों में। उसके बाद ये और कहीं पर भी मिले, फिर इनका एक्सटेंशन हुआ, ये बढ़ते गए तो गुजरात में पहुंचे, हरियाणा में पहुंचे, पंजाब में पहुंचे और कुछ पार्ट उत्तर प्रदेश में पहुंचे। लेकिन इनका जो नेटिव प्लेस है वो कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान। प्रकृति प्रेमी होते हैं, क्या होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की रक्षा करना ही अपना धर्म समझते हैं, अपना सब कुछ समझते हैं। अब देखिए, बिश्नोई संप्रदाय पश्चिमी राजस्थान में मिल रहा है, बिश्नोई संप्रदाय पश्चिमी राजस्थान में मिल रहा है। इसीलिए पश्चिमी राजस्थान जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने होने के कारण भी, पश्चिमी राजस्थान कहाँ है, मरुस्थलीय क्षेत्र में है ना, तो मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण ये क्षेत्र जो है जहाँ बिश्नोई संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण भी ये क्या है, हरा भरा है। क्या है ये, हरा भरा है, क्योंकि पेड़ पौधों की रक्षा करना, जंतुओं की रक्षा करना ये अपना धर्म समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा जहाँ बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं वो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय के कारण, बिश्नोई संप्रदाय के कारण, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय के कारण, बिश्नोई संप्रदाय के कारण, संप्रदाय के कारण, पश्चिमी राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय के कारण ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र क्या है, ध्यान रखिएगा, बिश्नोई संप्रदाय के कारण ये क्षेत्र कैसा है, ये क्षेत्र हरा भरा है। क्षेत्र कैसा है, ये क्षेत्र हरा भरा है। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, पेड़ पौधों की रक्षा करना, जंतुओं की रक्षा करना अपना धर्म समझते हैं, अपना ये इनको सब कुछ मानते हैं, बहुत केयर करते हैं, हरा भरा है। देख पा रहे हैं, तो पश्चिमी राजस्थान में ये जो क्षेत्र है जहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, तो बिश्नोई संप्रदाय के कारण ये क्षेत्र कैसा है, हरा भरा है। आइए हम आपको ले चलते हैं कहाँ पर, आइए ले चलते हैं राजस्थान में। राजस्थान में हम लोग चलते हैं, राजस्थान में पहुँचे, राजस्थान में जिला कौन सा मिला, राजस्थान में जिला मिला कौन सा, जोधपुर। राजस्थान में जिला कौन सा मिला, जोधपुर जिला। कौन सा जिला है, जोधपुर जिला है। राजस्थान में जिला कौन सा, जोधपुर जिला। ठीक है ना, राजस्थान में कौन सा जिला, जोधपुर जिला। और जोधपुर जिले की बात यदि हम करें, जोधपुर जिले की यदि हम बात करें तो वहाँ पर गांव कौन सा, गांव खेजडली। कौन सा गांव, खेजडली गांव। आगे उस जगह पर आगे जो नाम लिखा था आपने, खेजडली गांव। गांव कौन सा, खेजडली गांव। याद रहेगा, गांव कौन सा है, खेजडली गांव है। तो आप हैं राजस्थान में, राजस्थान के जोधपुर जिले में है और जोधपुर जिले के कौन से गांव में आ गए हैं, खेजडली गांव में आ गए हैं। इस गांव का नाम खेजडली क्यों पड़ा हुआ है, इस गांव का नाम खेजडली इसलिए पड़ गया है या पड़ा है क्योंकि यहाँ पर खेजड़ी वृक्षों की अधिकता है। यहाँ पर खेजड़ी वृक्षों की अधिकता मिलने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, खेजडली पड़ा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं इसका नाम खेजडली क्यों पड़ा है, खेजडली नाम पड़ने का कारण, खेजडली नाम पड़ने का कारण। ठीक है ना, खेजडली नाम पड़ने का कारण क्या है, रीजन क्या है, पड़ने का कारण क्या है। ठीक है ना, कारण क्या है, तो कारण है खेजड़ी वृक्षों की अधिकता। कारण क्या है, खेजड़ी वृक्षों की अधिकता, खेजड़ी वृक्षों की अधिकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खेजड़ी वृक्षों की अधिकता, खेजड़ी वृक्षों की अधिकता है यहाँ पर।
ये जो खेजड़ी वृक्ष है ये कैसा वृक्ष है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो खेजड़ी वृक्ष है ये कैसा वृक्ष है, ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाला वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाला वृक्ष है। ठीक है, जो खेजड़ी वृक्ष है ये कैसा वृक्ष है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाला वृक्ष है। तो यहाँ पर खेजड़ी वृक्षों की अधिकता के कारण, खेजड़ी वृक्षों की अधिकता के कारण, है ना, खेजड़ी वृक्ष यहाँ पर क्या होते हैं? अधिकता में पाए जाते हैं, यानी कि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो खेजड़ी वृक्षों की अधिकता के कारण ही इस गांव का नाम क्या पड़ा है? खिजडली गांव पड़ा है। खिजडली गांव पड़ा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। खिजडली नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि खेजड़ी वृक्षों की अधिकता है। यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष की बात हम लोग करें, यदि खिजड़ी वृक्ष की बात करें तो खिजड़ी वृक्ष जो है ये कैसा वृक्ष है? तो पहला पॉइंट इसके लिए होगा, पहला पॉइंट होगा कि ये कम पानी में उग जाता है। कम पानी की आवश्यकता है इसको, कम पानी की आवश्यकता, कम पानी की आवश्यकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो है ये छायादार वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? छायादार वृक्ष है, यानी कि ये विशाल वृक्ष है। जब वृक्ष छाया देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि विशाल वृक्ष होगा, छायादार वृक्ष है। इस वृक्ष की जो छाल है, इस वृक्ष की जो छाल है ये किसके काम आती है? छाल काम आती है औषधि की। छाल किसके काम आती है? औषधि के काम आती है। छाल का यूज क्या है? औषधि के लिए इसका औषधि उपयोग होता है। ठीक है, छाल इसकी किस काम आती है? औषधि के काम आती है। और ध्यान दीजिएगा, यदि खेजड़ी वृक्षों के पत्तों की बात करें, पत्तियों की बात करें, तो पत्तियों का उपयोग किस लिए किया जाता है? पत्तियां जो हैं इनको जानवर अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि इसकी पत्तियां जानवर खाते हैं। पत्तियों का उपयोग क्या है? जानवरों का भोजन है। क्या है? जानवरों का भोजन है, जानवरों का भोजन है। और जो इसकी लकड़ी है, लकड़ी भी इसकी मजबूत है, लकड़ी भी इसकी क्या है? मजबूत है। और लकड़ी का यूज कहाँ पर है? लकड़ी का यूज है मकान बनाने में, या कह सकते हैं फर्नीचर बनाने में। लकड़ी का क्या उपयोग है? लकड़ी का उपयोग है मकान निर्माण में। भाई मकान के लिए आवश्यकता होती है ना, पुराने समय में तो लकड़ी के ही मकान बनते थे। जो ऊपर जो छत होती थी वो लकड़ी की तो होती थी, है ना, तो लकड़ी का यूज करते थे, लकड़ी का यूज करते हैं। तो लकड़ी जो है इसकी, खेजड़ी वृक्षों की लकड़ी जो है ये किस काम आएगी? मकान निर्माण के काम आएगी, मकान निर्माण के काम आएगी। समझ गए? इतनी बात समझ गए? क्या समझ गए कि हम लोग इस समय कहाँ हैं? हम लोग हैं राजस्थान में। राजस्थान के जोधपुर जिले में हैं, और जोधपुर जिले के किस गांव में है? खिजडली गांव में है। खिजडली गांव का नाम खिजडली इसलिए पड़ा है, नाम पड़ने का कारण क्या है? नाम पड़ने का कारण है खिजड़ी वृक्षों की अधिकता। खिजड़ी वृक्ष कैसे वृक्ष हैं? ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले वृक्ष हैं, यानी कि इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है? छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में लोग आराम करते हैं, बच्चे खेलते हैं। छाल जो है औषधि प्रयोजन के काम आती है, औषधि के काम आती है। जो पत्तियां हैं ये जानवरों का भोजन है, पत्तियां जो हैं जानवरों का क्या है? भोजन है। और जो लकड़ी है इससे मकान निर्माण हो सकते हैं, मकान निर्माण में भी काम आता है। अब क्या होता है, यहाँ का जो जोधपुर का राजा था उसको महल निर्माण की जरूरत होती है, महल निर्माण करना होता है। जोधपुर के राजा को महल निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है, और लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए राजा जो होता है यहाँ का अपने सैनिकों को आदेश देता है कि लकड़हारों को लेकर खिजडली गांव चले जाओ, वहां से खेजड़ी वृक्षों को काटकर लकड़ी प्राप्त कर लेना। लकड़ी प्राप्त कर ली जाएगी। ठीक है, फिर से सुनिएगा, जोधपुर जिले का जो राजा था उसको महल निर्माण करने के लिए, उसको महल निर्माण करने के लिए लकड़ी की आवश्यकता हुई। तो लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि लकड़हारों को ले जाकर, लकड़ी काटने वालों को, लकड़हारों को ले जाकर खिजडली गांव से खेजड़ी वृक्षों को काट कर लकड़ी प्राप्त कर लो। ठीक है, अब क्या होता है कि राजा के सैनिक लकड़हारों को लेकर खिजडली गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही वो खिजडली गांव पहुंचते हैं वहां पर उनका सामना होता है एक बहुत ही वीर महिला से, एक बहुत ही वीरांगना महिला से, जिसका नाम होता है अमृता देवी बिश्नोई। क्या नाम होता है? अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, चूंकि बिश्नोई है, क्या है? बिश्नोई है। अमृता देवी बिश्नोई से उनका सामना होता है। अच्छा, आप जानते हैं कि पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग महिलाओं के नाम के आगे देवी लगा देते थे। तो उनकी सामना किससे होता है? अमृता देवी बिश्नोई से होता है। अमृता देवी बिश्नोई, चाहे कोई बिश्नोई हो, ठीक है, बिश्नोई है तो क्या करेगा? वो प्रकृति प्रेमी होगा और जानवरों की रक्षा करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझेगा, धर्म समझेगा। अमृता देवी बिश्नोई राजा के सैनिकों को और लकड़हारों को अपनी ओर आते हुए देखती हैं और वहीं रुक जाती हैं। राजा के सैनिक जब आगे बढ़ते हैं पेड़ को काटने के लिए तो अमृता देवी बिश्नोई कहती हैं, रुको, मैं तुम्हें पेड़ काटने नहीं दूंगी।
मैं तुम्हें खेड़ी वृक्षों को काटने नहीं दूंगी। अमृता देवी बिश्नोई की ये बात सुनकर राजा के सैनिक गुस्सा करते हैं, गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि क्यों नहीं काटने दोगी, यदि तुम राजा के आदेश की अवहेलना करोगी तो मृत्युदंड मिलेगा। अमृता देवी बिश्नोई कहती है डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैं वृक्ष काटने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। तो अमृता देवी बिश्नोई क्या करती हैं, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उनसे लिपटकर, उनसे चिपककर आलिंगन करके खड़ी हो जाती हैं। और ऐसा देखकर राजा के सैनिक जो होते हैं वो अमृता देवी बिश्नोई पर क्या करते हैं, अमृता देवी बिश्नोई पर पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी चला देते हैं। जब कुल्हाड़ी चलती है तो अमृता देवी बिश्नोई के पैरों पर कुल्हाड़ी चल जाती है और पैरों से बहुत ज़्यादा ब्लड, रक्त बाहर निकल जाने के कारण, रक्त बाहर निकल जाने के कारण क्या होता है, अमृता देवी बिश्नोई की मृत्यु हो जाती है। अमृता देवी बिश्नोई की मृत्यु को देखकर या अमृता देवी बिश्नोई की ऐसी हालत को देखकर उसकी और उसकी तीनों पुत्रियां भागी चली आती हैं। 3 पुत्रियां थीं जो उसकी ओर भागी चली आती हैं। पुत्रियां माँ की सुध नहीं लेती हैं, अमृता देवी की सुध नहीं लेती हैं। वो क्या करती हैं, वो वृक्षों को काटने से बचाने के लिए फिर से उनसे लिपटकर खड़ी हो जाती हैं और उनके साथ भी राजा के सैनिकों का वही बर्ताव रहता है, उनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब ऐसा देखकर पूरे गांव के लोग क्या कहते हैं कि जब ये महिला होके, ये लड़कियां होके ऐसा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमें भी वृक्षों काटने से बचाने के लिए उनसे लिपटना होगा, उनसे चिपकना होगा, भले चाहे उसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो अमृता देवी बिश्नोई के साथ 3 पुत्रियां और गांव के 300 से भी अधिक लोग क्या करते हैं, अधिक लोग अपनी जान दे देते हैं वृक्षों को काटने से बचाने के लिए। अब क्या इससे बड़ा कोई आंदोलन होगा, ये बहुत पहले की बात है, 1730 के लगभग की बात है, 1730 के आसपास ये घटना हुई थी। इतने समय पहले लोग वृक्षों को काटने से बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। तो ये आंदोलन जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है क्योंकि खिजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया, रक्षा के लिए आंदोलन हुआ था, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, खिजड़ी आंदोलन कहा गया। क्योंकि खेड़ी आंदोलन जो था ये कहाँ पर चला, ये खिजड़ी गांव में चला था, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं खिजड़ी आंदोलन। और इसको करने के यानी कि इस आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका या सबसे ज़्यादा जो आगे आते हैं वो कौन आते हैं, बिश्नोई संप्रदाय के लोग होते हैं। तो बिश्नोई संप्रदाय के लोगों के द्वारा ये आंदोलन किया गया, इसलिए इसको बिश्नोई आंदोलन भी कहते हैं। आई होप कि आपको सारे नाम समझ में आए होंगे, सारे नाम क्या हुए होंगे, समझ में आए होंगे। अमृता देवी बिश्नोई के साथ उसकी 3 पुत्रियां, अमृता देवी बिश्नोई के साथ उसकी 3 पुत्रियां और गांव के 300 से भी अधिक लोग, और गांव के 300 से भी अधिक लोग, और गांव के 300 से भी अधिक लोग, है ना, गांव के 300 से भी अधिक लोग क्या करते हैं, 300 से भी अधिक लोग अपनी जान दे देते हैं। 300 से भी अधिक लोग क्या करते हैं, अधिक लोग अपनी जान दे देते हैं। खिजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए, खिजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए, खिजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए, बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला याद रहेगा। तो अमृता देवी बिश्नोई, उसकी 3 पुत्रियां, है ना, उसकी 3 पुत्रियां और गांव के 300 से भी अधिक लोग खिजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपनी जान दे देते हैं। खिजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपनी जान दे देते हैं। जान दे देते हैं। क्लियर हो रही बात, बोलो, इतनी बात तो क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता है या कहेंगे प्रणेता है, जो पॉइनियर है, वो कौन बनता है, ये बनती है अमृता देवी बिश्नोई। तो अमृता देवी बिश्नोई क्या है, इस आंदोलन की प्रणेता है। प्रणेता बोले या फिर आप बोल सकते हैं नेतृत्वकर्ता। इस आंदोलन की प्रणेता या नेतृत्वकर्ता कौन हो जाती हैं, नेतृत्वकर्ता हो जाती हैं अमृता देवी बिश्नोई। अब जब यह आंदोलन में इतना लोगों की क्या हो जाती है, इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो फिर राजा यहाँ पहुँचता है और राजा लोगों की किसके प्रति, पेड़ों के प्रति या वृक्षों के प्रति ऐसा प्रेम देखकर क्या हो जाता है, काफ़ी
यहाँ पर खुश हो जाता है, काफ़ी यहाँ पर लोगों से प्रसन्न हो जाता है और फिर कहता है, जैसे कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद, कलिंगा वार के बाद फिर कभी युद्ध ना करने की क्या की थी, युद्ध ना करने का प्रण लिया था, या फिर कह सकते हैं शपथ ली थी। वैसे ही क्या है कि यहाँ पर राजा जब पहुँचता है तो कहता है कि आज के बाद मैं वृक्षों को काटने का कोई आदेश नहीं दूंगा और इस क्षेत्र में वृक्षों को क्या किया जाएगा, और लगाया जाएगा, जिससे कि ये क्षेत्र क्या हो जाए, और भी हरा भरा हो जाए। तो इस आंदोलन की प्रणेता कौन थी, नेतृत्वकर्ता कौन थी, अमृता देवी बिश्नोई। आपसे प्रश्न पूछता है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, एक आपने देखा होगा, एक नाटक आया, या एक कह सकते हैं एक सीरियल आया करता है, के बहल करोड़पति, है ना, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, वहां पर यह प्रश्न पूछा गया था। और वैसे भी ये प्रश्न पूछा भी बहुत जाता है। आपके इन्वायरमेंट का सबसे बेहतरीन प्रश्नों में से एक अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ठीक है ना। अमृता देवी पुरस्कार या फिर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो आप बता सकते हैं ना। अब तो बता देंगे इतना पढ़ने के बाद कि ये जो है पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो आप कहेंगे पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण में विशेषकर किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में, ठीक है ना, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, और स्पेशली इसमें किसके लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए, वृक्षों की रक्षा के लिए। क्लियर है, बोलो बच्चे, वृक्षों की रक्षा के लिए। अब तो कोई डाउट नहीं होगा, वृक्षों की रक्षा के लिए। एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जिसमें कि काफ़ी लोग गलत करके आते हैं। वो प्रश्न क्या है कि वृक्षों को काटने से बचाने के लिए, है ना, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उनसे लिपटने या चिपकने की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो चूंकि जो लोग होते हैं वो बहुत कम ही इस बारे में पूरी जानकारी रखते हैं बिश्नोई आंदोलन के बारे में, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर होता है चिपको आंदोलन ना, मैक्सिमम लोगों का आंसर होता है चिपको आंदोलन, जो कि गलत है। तो ध्यान रखिएगा, एक नोट और आपके दिमाग में हमेशा फिट होना चाहिए, हमेशा बसा हुआ होना चाहिए कि वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उनसे लिपटने या चिपकने की जो शुरुआत होती है सर्वप्रथम कहाँ से होती है, राजस्थान के जोधपुर जिले के खिजडली गांव से होती है। याद रखिएगा, चिपको आंदोलन की बात करें तब तो आप कर दो, चिपको आंदोलन की बात करें तब तो आप आंसर कर दो। क्या आंसर करोगे कि उत्तराखंड से होती है, चमोली जिले से होती है, गोपेश्वर गांव से होती है। लेकिन वृक्षों को काटने से बचाने के लिए लिपटने की शुरुआत कहाँ से होती है, राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजडली गांव से होती है। क्योंकि भाई इतना बड़ा आंदोलन जो है इसको आप आसानी से नहीं भुला सकते हैं, इतने बड़े आंदोलन को आप आसानी से नहीं भुला सकते हैं। तो नोट यहाँ पर लिख लेंगे, नोट यहाँ पर लिख लेंगे, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए, 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 बचाने के लिए उनसे लिपटने, उनसे लिपटने या चिपकने, चिपकने की शुरुआत, की शुरुआत कहाँ से होती है, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उनसे लिपटने चिपकने की शुरुआत कहाँ से होती है। तो राजस्थान चलो, कहाँ चलें, राजस्थान चलो, वहाँ पर मिलेगा आपको जोधपुर जिला, वहाँ पर क्या मिलेगा, जोधपुर जिला मिलेगा। राजस्थान में कौन सा जिला मिलेगा, जोधपुर जिला मिलेगा, जोधपुर, जोधपुर जिले में कौन मिलेगा, जोधपुर जिले में खिजडली गांव मिलेगा। इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, खिजडली गांव, खिजडली गांव। क्लियर है कि नहीं, बोलो बच्चे, खिजडली गांव क्लियर है कि नहीं। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं दूसरे आंदोलन की ओर, अब हम लोग चलते हैं दूसरे आंदोलन की ओर जिसका नाम है चिपको आंदोलन। क्या नाम है, चिपको आंदोलन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में यहां से प्रश्न पूछे गए। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट,
चिपको मूवमेंट। अब ये चिपको मूवमेंट है, ये भी क्या है, ये भी वृक्षों काटने से बचाने के लिए चलाया गया आंदोलन है। चिपको मूवमेंट जो है ये भी वृक्षों काटने से बचाने के लिए चलाया गया आंदोलन है। ठीक है, चिपको मूवमेंट जो है ये भी वृक्षों काटने से बचाने के लिए चलाया गया आंदोलन है। कहाँ से चलाया जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत होती है, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत होती है ये कहाँ से होती है, ये शुभारंभ देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसे आंदोलनों के लिए क्या करना है, आपको डेट याद रखनी है 1970 से 1973। ये जो स्टार्ट हुआ छुटपुट छुटपुट घटनाओं के साथ 1970 में हुआ, लेकिन जो ये मेन लाइमलाइट में आया, लोगों के सामने आया, सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो किस समय हुआ, 1973 के समय पर। 1973 के समय पर वो कितना है, 1730। वो कितना है, 1730, याद रखेंगे। यदि हम लोग बिश्नोई आंदोलन की बात करें तो 1730 है, और ये कितना है, 1970 से 1973। मेन जो है इसमें क्या है, 1973 है, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी एग्जाम में 1970 पर भी क्या करता है, 1970 पर भी कंसर्न करता है। तो ध्यान रखिएगा छुटपुट छुटपुट घटनाओं के साथ 1970 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन यदि हम लोग बात करें कि लाइमलाइट में कब आया था, तो 1973 में आया था। कब आया था, 1973 में आया था। किस लिए चलाया गया था, फिर से वही बात, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए। काफ़ी हद तक आप चीज़ें जानते भी हैं, इसमें थोड़ा सा हमारे साथ और अच्छी से सीख लीजिएगा तो चीज़ें क्लियर और हो जाएंगी। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए, वृक्षों को काटने से, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ध्यान एक चीज़ देनी है आपको कि यहाँ पर भी वही प्रोसेस हो रहा है कि वृक्षों काटने से बचाने के लिए उनसे क्या किया जा रहा है, चिपकने की बात की जा रही है। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए, बचाने के लिए तरीका क्या था, उनसे चिपकना के लिए उनसे लिपट कर खड़े हो जाना, उनसे लिपट कर खड़े हो जाना। समझ रहे हो, यहाँ पर भी वृक्षों को काटने से बचाने के लिए जो तरीका अपनाया गया था वो वैसा ही था जैसा कि बिश्नोई आंदोलन में अपनाया गया था। क्योंकि भाई इतिहास से कुछ सीखा जाता है, लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा, कहानियों के माध्यम से सीखा होगा। कहानियाँ बहुत हैं, अमृता की कहानी है ना, तो अमृता की कहानी जिन्होंने सुनी होगी उनके दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि हम भी वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उनसे क्या करेंगे, लिपट कर खड़े हो जाएंगे, तो लोग इतनी आसानी से वृक्षों को नहीं काट पाएंगे। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उनसे लिपट कर खड़े हो जाना, उनसे लिपट कर खड़े हो जाना। अब देखिए उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में पर्वतीय वन है, उत्तराखंड में क्या है, पर्वतीय वन है। और यहाँ पर लोगों ने क्या सोचा, यहाँ पर जो कह सकते हैं आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यानी कि उद्योगपति हैं, उन्होंने क्या सोचा, यहाँ से वृक्षों को काट के यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, यहाँ का डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर वृक्षों को काटने के लिए वो लोग गए। लेकिन जो आप यदि पहाड़ों में गए हों, पहाड़ों में घूमने गए हों, पहाड़ी क्षेत्र का आपने भ्रमण किया हो और ऑब्जर्वेशन किया हो, तो यहाँ की जो महिलाएं होती हैं सुबह का काम करने के बाद सीधे कहाँ पहुँच जाती हैं, वनों में पहुँच जाती हैं, जंगलों में पहुँच जाती हैं, जहाँ से अपनी आवश्यकता की चीज़ों को एकत्रित करती हैं और हंसिया लेके जाएंगी। तो क्या हुआ, जब यहाँ पर लोग क्या आए, काटने के लिए आए, वृक्षों को काटने के लिए आए, तो वहाँ की महिलाओं ने ही सबसे पहले क्या किया, वृक्षों को काटने से बचाने की मुहिम शुरू की। उनमें नाम आता है किसका, गौरा देवी का। किसका नाम आता है, गौरा देवी का नाम आता है। सुरक्षा देवी का नाम आता है। किसका नाम आता है, गौरा देवी का नाम आता है, सुरक्षा देवी का नाम आता है। ठीक है, तो ये जो महिला हैं इन्होंने वृक्षों को काटने से बचाने के लिए उनसे लिपटने की, चिपकने की शुरुआत की। लेकिन गांव-गांव में ये अभी फैल नहीं पाया। अभी क्या हुआ था, एक जगह से स्टार्ट हुआ, गोपेश्वर गांव से स्टार्ट हुआ, और इसको लोगों ने क्या किया, इसको लोगों ने सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए लोकल के एक लीडर जिनका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट, उनसे संपर्क किया। चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में ही, चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में ही ये सारे के सारे जगह पर क्या हुआ, फैला। लेकिन अभी भी इस पर सरकार का पूरा ध्यान नहीं था। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट आते हैं जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। इन्वायरमेंट के एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविस्ट थे।
कार्यकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा। जब सुंदरलाल बहुगुणा जो थे बहुत पढ़े लिखे थे, इनकी अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान थी। जब इन्होंने इस आवाज़ को संसद तक पहुंचाया कि वृक्षों को काटकर आप क्या कर रहे हैं, वृक्षों को काटकर जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमी हमारे लिए परमानेंट नहीं है। इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया, एक नारा दिया, बहुत ज़्यादा फेमस है, पूछा भी जाता है कि ये नारा किसके द्वारा दिया गया। इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, ये किसके द्वारा कहा गया, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर यदि हम देखें चिपको आंदोलन का जो शुभारंभ है, ये शुभारंभ जो है ये कहाँ से होता है, तो शुभारंभ होता है ये उत्तराखंड में। पहले तो उत्तराखंड नहीं था, लेकिन अभी की बात यदि करें तो उत्तराखंड में कहाँ से, तो जिले में जाएंगे, उत्तराखंड में जिला में जाएंगे तो जिला कौन सा मिलेगा, चमोली जिला। उत्तराखंड में जिला कौन सा मिलेगा, चमोली जिला मिलेगा, चमोली जिला। और यहाँ पर आएगा गांव जिसका नाम होगा गोपेश्वर गांव। कौन सा गांव होगा, गोपेश्वर गांव, ठीक है ना। गोपेश्वर गांव से क्या होती है, इसकी शुरुआत होती है। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के चमोली जिले के गोपेश्वर नामक गांव से इसकी शुरुआत हो जाती है। गोपेश्वर नामक गांव से क्या होती है, शुरुआत हो जाती है। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर ये एक नंबर का पक्का क्वेश्चन हो गया, गोपेश्वर नामक गांव, है ना, गोपेश्वर नामक गांव से शुरुआत हो गई। अब बात करते हैं नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो मैंने कहा ना कि लोकल में स्टार्टिंग में कौन आते हैं, लोकल में स्टार्टिंग में सुरक्षा देवी और कौन होती हैं, गौरा देवी होती हैं। और एक होती हैं सुदेशा। गौरा देवी, सुरक्षा देवी और सुदेशा देवी, ठीक है, सुदेशा देवी ये लोकल में नेतृत्व करती हैं, गांव में नेतृत्व करती हैं, ठीक है, ये गांव में नेतृत्व करती हैं। गौरा देवी, सुरक्षा देवी और सुदेशा देवी ये जो हैं लोकल में नेतृत्व करती हैं, लोकल लीडर्स के रूप में। यानी कि आप कह सकते हैं कि गांव में ये क्या करती हैं, ये चिपको आंदोलन मूवमेंट की शुरुआत करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप देखते जाइएगा, आप महिलाएं कहाँ पीछे हैं, महिलाएं देखिए, महिलाएं तो हर चीज़ कर रही हैं। बिश्नोई आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई, और यहाँ पर चिपको आंदोलन भी कौन, गौरा देवी, सुरक्षा देवी और सुदेशा देवी के नेतृत्व से ही शुरू होता है, ठीक है। लेकिन प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन हो जाते हैं, यदि हम लोग बात करें तो इसमें प्रमुख नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं, प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन हो जाते हैं, प्रमुख नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं चंडी प्रसाद भट्ट और दूसरे चंडी प्रसाद भट्ट जिनका आलिया भट्ट से कोई संबंध नहीं, ठीक है ना, सुन रहे हो, चंडी प्रसाद भट्ट जिनका आलिया भट्ट से कोई संबंध नहीं है। और दूसरे कौन होते हैं, दूसरे होते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरलाल बहुगुणा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फेमस है सुंदरलाल बहुगुणा। इनको क्या मिले हैं, सारे पद्म पुरस्कार भी मिले हुए हैं, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, एसएल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। और यहाँ पर इनके द्वारा दिया गया नारा आपको ध्यान रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया नारा जो था उसको आपको ध्यान रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया नारा आपको ध्यान रखना है, स्लोगन ध्यान रखना है, ठीक है। इनके द्वारा दिया गया नारा जो था उसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बड़े एग्जाम में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक एक पॉइंट आपके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक पॉइंट आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्लोगन यानी कि नारा कौन सा दिया, स्लोगन यानी कि नारा कौन सा दिया है, नारा मैं आपको बताया हूँ, अभी क्या बताया हूँ, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। भाई इकोलॉजी तो पढ़ रहे हैं हम लोग, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, याद रहेगा, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, क्लियर है, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी, क्लियर है। यानी कि पारिस्थितिकी ही क्या है, स्थायी अर्थव्यवस्था है, पारिस्थितिकी ही क्या है, स्थायी अर्थव्यवस्था है। इकोलॉजी इज द
परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। क्लियर हो जाएगी बात? बोलो बच्चे, क्या इतनी बात क्लियर हो जाएगी? पारिस्थितिकी 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 स्थायी अर्थव्यवस्था है, स्थायी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये नारा है किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, स्थायी अर्थव्यवस्था है। क्लियर हो पा रही है बात? स्थायी अर्थव्यवस्था है और इस तरीके से ये चिपको आंदोलन क्या होता है? आगे बढ़ता है और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो क्या रहता है? वो वृक्षों के ना काटे जाने से हरा भरा बना रहता है। ठीक है, तो प्रमुख नेतृत्वकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, जहां पर सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दिया गया नारा जो है इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी। अब जो सुंदरलाल बहुगुणा जब इसका नेतृत्व कर रहे थे तो साथ ही साथ ये क्या कर रहे थे? साथ ही साथ एक आंदोलन में और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। सुंदरलाल बहुगुणा सॉरी 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 फॉर डिस्टर्बेंस, है ना? ओके, यहाँ पर क्या होता है कि सुंदरलाल बहुगुणा इसका नेतृत्व करने के साथ साथ एक और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है टिहरी बांध बचाओ आंदोलन। क्या बचाओ? टिहरी बचाओ आंदोलन। ठीक है, टिहरी बचाओ आंदोलन। तो ये नया आंदोलन आप यहाँ पर लिखिए, टिहरी बचाओ आंदोलन, टिहरी बचाओ आंदोलन। अभी टिहरी जगह कहाँ पड़ती है? टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, ये सब नाम जो टिहरी है, पौड़ी है, ये कहाँ पड़ता है? सब उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। टिहरी बचाओ आंदोलन। ठीक है, यहाँ पर टिहरी बचाओ आंदोलन जो है ये क्यों चलाया गया, कारण क्या है इसका? तो कारण आपको मैं बताता हूँ कि जो टिहरी जगह है, टिहरी उत्तराखंड में, वहाँ पर एक प्रस्तावित हुआ सबसे ऊंचा बांध बनाए जाने का। भारत का सबसे ऊंचा बांध है भी टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। टिहरी में सबसे ऊंचे बांध बनाए जाने का प्रस्ताव हुआ आया। ठीक है, लगभग 1978 के करीब, 1978 के करीब। क्या होगा कि जब बांध बनाया जाएगा तो बांध की बनाने के लिए पीछे बहुत बड़ा क्षेत्र खाली कराया जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा? उसमें पानी एकत्रित होगा, जिसको आप जलाशय कहते हैं, सरोवर कहते हैं, रिजर्वायर कहते हैं। उस क्षेत्र में सारे पेड़ पौधों को काटा जाएगा, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता का क्या होगा? ह्रास होगा। उसके बाद वहाँ पर जितनी भी मानव बस्तियाँ हैं, आसपास काफ़ी किलोमीटर दूर तक की मानव बस्तियों को खाली करा दिया जाता है और मानव बस्तियों को खाली कराकर उन्हें दूसरी जगह पर क्या किया जाएगा? विस्थापित करके उन्हें दूसरी जगह पर स्थान दिया जाएगा ताकि वो रह सकें, घर बना सकें और अपने रोजगार के साधन विकसित कर सकें। ये इतना आसान नहीं होता है। यदि आप भी अपने क्षेत्र को छोड़ के जाएंगे, दूसरे क्षेत्र में बसेंगे, तो दूसरे क्षेत्र में बसने पर आप सेम कंडीशंस वैसी पालें जैसे पहले थी, ये इतना आसान नहीं होता है। दूसरी बात, बांध की ऊंचाई जितनी अधिक होती जाएगी उसके पीछे पानी उतना ही अधिक एकत्रित होता जाएगा। बांध की ऊंचाई जितनी अधिक होती जाएगी उसके पीछे उतना ही अधिक पानी एकत्रित होता जाएगा। अब पानी में, रुके हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। खुदा ना खास्ता यदि बांध टूट जाता है तो जो पानी होता है, जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, वो गतिज ऊर्जा प्राप्त करके जो भी आसपास का क्षेत्र होता है उसमें तबाही मचा देगा। तो जो ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, हापुड़ और नजीराबाद, ये सब जो थे, बुलंदशहर, ये सब क्या होने वाले थे? ये टिहरी बांध के टूटने पर डूबने वाले थे, जलमग्न होने वाले थे, यहाँ पर भीषण बाढ़ आने वाली थी। तो क्या हुआ कि टिहरी बांध की ऊंचाई अधिक होने के कारण ये आंदोलन चलाया गया कि भैया टिहरी बांध की ऊंचाई कम करो, टिहरी बांध की ऊंचाई कम करो। अच्छा, बांध बनाए जाने का रीजन क्या था? यहाँ पर विकास। बांध जो होते हैं उनको जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या कहा गया है, या बांध कह सकते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने क्या आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। क्या कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। ध्यान रखिएगा, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को, यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहा गया है? आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया है। तो यहाँ पर टिहरी बांध बनाने का रीजन क्या था कि यहाँ का औद्योगिक विकास,
और यहाँ का विकास, पन बिजली का उत्पादन होगा, यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होगी, ठीक है। तो काफ़ी यहाँ पर विकास करने के लिए ही टिहरी बांध की बात हो रही थी, लेकिन टिहरी बांध की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पर काफ़ी समस्या भी हो रही थी। तो इस आंदोलन में जो मेन लीडर के रूप में उभर कर आते हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा आते हैं। कौन आते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा आते हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पर भी एक स्लोगन देते हैं, जिसको हमें क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। जिसको हमें क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? कि बांध नहीं चाहिए, वी डोंट वांट डैम, बांध नहीं चाहिए, वी डोंट वांट डैम, बांध पर्वतों का विनाश है, बांध पर्वतों का विनाश है। द डैम इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ माउंटेन्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ द माउंटेन्स। ये स्लोगन यहाँ पर दिया गया, किनके द्वारा? ये दिया गया सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। टिहरी बांध बचाओ आंदोलन की, टिहरी बांध बचाओ आंदोलन की कुछ बात कर लेते हैं। कारण क्या था इस आंदोलन का? बांध की ऊंचाई, बांध की ऊंचाई, बांध की ऊंचाई अधिक प्रस्तावित होने के कारण, बांध की ऊंचाई अधिक प्रस्तावित होने के कारण, अधिक प्रस्तावित होने के कारण, अधिक प्रस्तावित होने के कारण, होने के कारण उत्पन्न समस्याओं, उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए, उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के लिए मैंने आपको बताया कि यदि बांध टूटता है, यदि बांध क्या होता है? बांध टूटता है, बांध टूट जाएगा तो हरिद्वार, ऋषिकेश, बिजनौर, हापुड़ और बुलंदशहर ये सब क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। तो ये भी यहाँ पर एक रीजन था, ठीक है। जो विस्थापित लोग हैं उन्हें जल्दी से जल्द क्या करना? उनको जल्दी से जल्द क्या करना? उनके लिए नई जगह ढूंढकर उनको उसी जीवन में लाना जिस जीवन को पहले जी रहे थे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है? जो जैव विविधता का ह्रास हो रहा है उसके लिए भी कुछ किया जाए। पेड़ों को काटा गया, वहाँ से जंतुओं को हटाया गया, तो जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है इसको भी क्या किया जाए? इसको भी पूरा किया जाए। तो ये कई कारण थे यहाँ पर, ये कई कारण थे यहाँ पर, ठीक है। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? नेतृत्वकर्ता। और काफ़ी समय तक ये क्या चलता रहा? आंदोलन चलता रहा, जिससे कि बाद में सरकार को इसकी जो प्रस्तावित ऊंचाई से कम ऊंचाई तक ही बनाना पड़ा। मतलब कि काफ़ी हद तक क्या होते हैं ये अपने आंदोलन करने में क्या होते हैं, आंदोलन के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं। नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा फिर से एक क्या करते हैं? स्लोगन देते हैं। उस स्लोगन को फिर से हमें ध्यान रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा यहाँ पर फिर से एक स्लोगन दिया जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पर फिर से क्या करते हैं? एक स्लोगन देते हैं, ध्यान रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा दिया गया जो स्लोगन था उसको यहाँ पर फिर से याद रखिए। नारा क्या दिए थे? नारा क्या दिए थे? नारा क्या दिए थे? बांध नहीं चाहिए, बांध नहीं चाहिए, बांध नहीं चाहिए। वी डोंट नीड या वी डोंट वांट डैम, बांध नहीं चाहिए। बांध पहाड़ों का विनाश है, बांध पहाड़ों का विनाश है। वी डोंट वांट डैम, डैम इज द या डैम्स आर द डिस्ट्रक्शन ऑफ माउंटेन्स, बांध पहाड़ों का विनाश है। ये नारा दिया गया, ये नारा दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। बांध पर्वतों का विनाश है या बांध पहाड़ों का विनाश है। बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ों का विनाश है, ये वाला जो नारा है, स्लोगन है, सुंदरलाल बहुगुणा ने कब दिया? टिहरी बांध बचाओ आंदोलन के टाइम पर दिया। टिहरी बांध बचाओ आंदोलन के टाइम पर दिया। याद रहेगा? यस 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 यस, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्लियर हो जाएगा। वी डोंट वांट डैम, वी डोंट वांट डैम, डैम्स आर द
डिस्ट्रक्शन ऑफ द माउंटेन्स, ये कहा गया टिहरी बचाओ आंदोलन के समय पर सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा, जो कि इसके नेतृत्व करता हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि आपसे पूछता है, नोट करके ध्यान रखिएगा, आपसे पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, वैसे तो आप इसको पढ़े भी होंगे लेकिन फिर भी यहाँ पर नाम आया है तो बिल्कुल नाम बताना ज़रूरी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तब और भी अच्छे से वो चीज़ें याद रहती हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध यानी कि हाईएस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो नाम है टिहरी बांध। क्या है, टिहरी बांध, याद रखिएगा। टिहरी बांध कहाँ पर है, टिहरी जगह है उत्तराखंड में। टिहरी जगह कहाँ पर है, उत्तराखंड में, तो ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही है टिहरी बांध। क्लियर हो जाएगी। और सुनिएगा ध्यान से, अब पूछता है कि टिहरी बांध बना किस पर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है इसमें। टिहरी बांध बना किस पर है, टिहरी बांध है किस पर, तो ये बना हुआ, अच्छा उत्तराखंड में तो है, उत्तराखंड में तो है, ये तो आप जान गए हैं। किस पर बना हुआ है, तो नदी है भागीरथी। नदी कौन सी है, भागीरथी, बहुत ही फेमस नदी जो कि गंगा का उद्गम मानी जाती है, जो गंगा के लिए जानी जाती है। तो गंगा का सब कुछ बताया जाता है भागीरथी का है, गंगा के लिए सब कुछ बताया जाता है भागीरथी का। यदि हम गंगा का उद्गम कहें तो गंगा तो देवप्रयाग के बाद बनती है, लेकिन गंगा का उद्गम बताना होता है तो हम बताते हैं गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नामक स्थान, लेकिन वो गंगा का रियल में नहीं है, वो किसका है, भागीरथी का है। किसका है, भागीरथी का है। तो टिहरी बांध बना हुआ है भागीरथी प्लस भिलांगना, एक नदी है जो इसकी सहायक नदी है भिलांगना, है ना। भागीरथी एवं भिलांगना, भागीरथी एवं भिलांगना नदी, है ना, भागीरथी एवं भिलांगना की संयुक्त धारा पर, किस संयुक्त धारा पर। तो ऑप्शन में क्या हो सकता है, ऑप्शन में हो सकता है आपका भागीरथी, ऑप्शन में अलग से हो सकता है भिलांगना, और यदि दोनों ही नहीं है ऑप्शन में तो ध्यान रखिएगा तब होगी गंगा, द रिवर गंगा। क्यों रिवर गंगा होगी, क्योंकि रिवर गंगा जो है वही तो भागीरथी के लिए बोली जाती है ना, वही तो भागीरथी के लिए बोली जाती है। तो भारत का सबसे ऊंचा डैम जो कि टिहरी डैम है वो बना हुआ है भागीरथी और भिलांगना की संयुक्त धारा पर, भागीरथी और भिलांगना की संयुक्त धारा पर बना हुआ है। बोलो क्लियर है कि नहीं, ये बात क्लियर हो जाएगी, फटाफट बताओ बच्चे, ये बात क्लियर हो जाएगी ना। भागीरथी और भिलांगना नदी की संयुक्त धारा पर बना हुआ है टिहरी बांध। तो हमने इस तरीके से 3 आंदोलन पढ़ लिए, कौन कौन से, बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन या टिहरी बचाओ आंदोलन। अब चलते हैं एक और आंदोलन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एपिक्को आंदोलन। क्या नाम है, एपिक्को, एपिक्को, है ना, एपिक्को आंदोलन। ये जो एपिक्को वर्ड है कन्नड़ वर्ड है, कैसा शब्द है, कन्नड़ शब्द है, अभी आप समझ जाओगे। एपिक्को जो वर्ड है एक कन्नड़ शब्द है, एपिक्को, एपिक्को है कन्नड़ शब्द। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है आलिंगन। इसका मतलब क्या होता है, आलिंगन। आलिंगन मतलब हग करना, है ना, आलिंगन मतलब हग करना, यानी कि गले लगाना या चिपकना या लिपटना। ठीक है, एपिक्को, एपिक्को मूवमेंट की बात करने जा रहे हैं। एपिक्को मूवमेंट जो है इसका समय कब है, एपिक्को मूवमेंट का समय ध्यान रखिएगा, इसका समय है चिपको आंदोलन के बाद, चिपको आंदोलन के 10 साल बाद, यानी कि 1983 में, 1983 में। आइए थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए, इसको समझ लिया जाए। यहाँ पर जो एपिक्को है, एपिक्को वर्ड इज कन्नड़ शब्द, यानी कि कन्नड़ भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है आलिंगन करना। इसका मतलब क्या है, आलिंगन करना। ठीक है, आलिंगन करना यानी कि गले लगाना। जैसे कि उत्तर भारत में चिपको आंदोलन चलाया जा रहा था, जैसे कि उत्तर भारत में चिपको आंदोलन चलाया जा रहा था, वैसे ही दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन चला, एपिक्को आंदोलन चला, आलिंगन करना, आलिंगन करना। इसमें भी क्या हो रहा था, वृक्षों काटने से बचाने के लिए उनसे लिपट कर या चिपक कर खड़े हो जा रहे थे। देखिए कोई भी चीज़ शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, स्थानीय रूप से शुरू होती है। आपको मैंने अभी चिपको आंदोलन के बारे में बताया कि सुंदरलाल बहुगुणा अचानक से मतलब अपने आप नहीं आ गए, चंडी प्रसाद भट्ट को नहीं पता चल पाया, वो गांव के लोगों ने शुरू किया था, गौरा देवी, सुरक्षा देवी और कौन, सुदेशा देवी। इसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, इसके बाद फिर इसमें जुड़ते गए लोग, लेकिन स्टार्टिंग में तो ये लोकल स्तर पर ही शुरू हुआ। तो कोई भी जो चीज़ शुरू होती है वो स्थानीय रूप से शुरू होती है, और स्थानीय रूप से यदि आपको लोगों को जागरूक करना है, यदि स्थानीय रूप से लोगों को आपको क्या करना है, मोटिवेट करना है, तो वो जिस भाषा में समझते हैं वही भाषा तो हम लोगों को प्रयोग करनी होगी,
उसी भाषा का तो हम लोग प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कि आप गांव की समस्याओं के निराकरण के लिए गांव के लोगों को जागृत करना चाह रहे हैं, मोटिवेट करना चाह रहे हैं, आप उनसे जाके इंग्लिश में बोलेंगे तो पहले से ही आपको सुनना बंद कर देंगे, पहले ही वो छोड़ के चले जाएंगे आपको। तो क्या करना होगा, जैसा देश वैसा भेष वाला आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जैसा देश वैसा भेष बनाकर काम करना होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको हमेशा फॉलो करना होगा, ये वाला हमेशा फॉलो करना होगा। इसीलिए यहाँ पर इसका नाम चिपको आंदोलन ना रखकर क्या किया गया, चिपको आंदोलन ना करके इसको किया गया एपिक्को आंदोलन। क्यों? क्योंकि एपिक्को जो है ये जहाँ पर स्टार्ट होगा वो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। और कर्नाटक में भाषा कौन सी बोलेंगे, कर्नाटक में भाषा कौन सी बोलेंगे भाई, कन्नड़ी भाषा तो बोलेंगे। तो शुभारंभ यदि आपसे पूछ लिया जाए इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो ये होती है कर्नाटक से। कहाँ से होती है? कर्नाटक से होती है। कर्नाटक राज्य है, ठीक है, कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में जिला पड़ता है उत्तर कन्नड़ जिला। कौन सा जिला है? उत्तर कन्नड़ जिला, उत्तर कन्नड़ जिला, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर कन्नड़ जिला। और उत्तर कन्नड़ जिला में जो गांव है उसका नाम है सिरसी गांव। देखो गांव को आप कम मत आंकिए, शुरुआत हमेशा किससे हुई है? गांव से हुई है। गांव से ही फिर क्या हुए हैं? शहर बने हैं ना। तो सिरसी गांव से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। सिरसी गांव से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। सुंदरलाल बहुगुणा के साथ एक रह रहे थे जिनका नाम था पांडुरंग हेगड़े। कौन थे? पांडुरंग हेगड़े, जिनका पूजा हेगड़े से कोई संबंध नहीं है, समझ लीजिएगा। पांडुरंग हेगड़े जो होते हैं ये सुंदरलाल बहुगुणा के कार्यों को समझ रहे होते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन में इतनी कैसी सुर्खियां बटोर ली, चिपको आंदोलन में कैसे इतने फेमस हो गए, ठीक है। तो उनके कार्यों को, उनके पदचिन्हों को फॉलो करते हुए पांडुरंग जो हेगड़े होते हैं ये पहुंचते हैं अपने तरफ। जहाँ के थे ये, कहाँ के थे? साउथ इंडिया के कर्नाटक के थे। तो यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पर पहुंच के चिपको आंदोलन के तर्ज पर ही दक्षिण भारत में एपिक्को आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो जो एपिक्को आंदोलन है, दिस मूवमेंट, ये क्या है? इसे कहा जाता है दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन। जैसा कि उत्तर भारत में चिपको आंदोलन था वैसे दक्षिण भारत में क्या था? एपिक्को आंदोलन था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहेंगे, चिपको मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया कहेंगे, दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन कहेंगे। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसको कहेंगे? एपिक्को आंदोलन को कहेंगे। और इसमें प्रणेता कौन हो जाएंगे या नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? तो इनको नहीं भूलना है आपको, इनको नहीं भूलना है। नेतृत्वकर्ता हो जाएंगे पांडुरंग हेगड़े। नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? पांडुरंग हेगड़े, ठीक है ना। पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े साहब हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? तो ये हो गया आपका एपिक्को आंदोलन। ये कौन हो जाएगा? आपका एपिक्को आंदोलन हो जाएगा। क्लियर है? पांडुरंग हेगड़े हो जाएंगे इसके प्रणेता, या फिर आप नेतृत्वकर्ता या लीडर हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? देख लो फटाफट, देख लीजिए फटाफट। हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एपिक्को आंदोलन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आंदोलन पर, नेक्स्ट आंदोलन पर चलते हैं। आंदोलन का नाम है जंगल बचाओ आंदोलन। नाम क्या है? जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है, जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन ये लगभग क्या होता है? ये 1980 के दौरान होता है, लगभग 1980 के दौरान होता है। आप जानते हैं जो आदिवासी होते हैं, आदिवासियों का क्या कहना है, जो ट्राइब्स होती हैं उनका क्या कहना है कि हमारे पास केवल 3 ही चीज़ें हैं और उन तीनों चीज़ों को हम लोग किसी भी कीमत में किसी को नहीं दे सकते हैं। आदिवासी लोगों का क्या है? 3 चीज़ें हैं, 3 जे हैं इनके, जंगल, जल और ज़मीन। जंगल, जल और ज़मीन, इनको ये किसी कीमत में किसी को नहीं दे सकते हैं। जंगल, जल और ज़मीन ये किसी को किसी कीमत पर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि झारखंड में,
वर्तमान में झारखंड, उस समय बिहार। वर्तमान में झारखंड, उस समय बिहार। तो क्या हुआ, सागौन वृक्षों की जगह पर, साल वृक्षों की जगह पर सागौन वृक्ष लगाने की बात की गई, है ना। साल वृक्षों की जगह पर क्या किया गया, सागौन वृक्षों को लगाने की बात की गई। जंगल बचाओ आंदोलन में क्या होता है कि कारण क्या होता है, साल वृक्षों की जगह पर सागौन वृक्षों को लगाने की बात की गई। तो पहले वृक्षों को काटना पड़ेगा, फिर उनको लगाना पड़ेगा। यहाँ के लोगों ने इसको मना किया, यहाँ के लोगों ने इसको मना किया, ठीक है। और क्या किया, और यहाँ पर जो क्षेत्र है उसको बचाने के लिए आदिवासी जंगल क्षेत्र को, आदिवासी जंगल क्षेत्र को, आदिवासी जंगल क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, आदिवासी जंगल क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए एवं जो है उसका संरक्षण करने के लिए, बढ़ाने के लिए एवं संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए चलाया गया आंदोलन, संरक्षण के लिए चलाया गया आंदोलन, ठीक है। संरक्षण के लिए चलाया गया, क्या हो जाएगा, आंदोलन हो जाएगा, चलाया गया आंदोलन, चलाया गया आंदोलन हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रही है बात, चलाया गया आंदोलन, क्लियर हो जाएगी बात, एकदम क्लियर हो जाएगी। जंगल बचाओ आंदोलन आदिवासी जंगल क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, आदिवासी जंगल क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एवं संरक्षण के लिए चलाया गया आंदोलन हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है शुभारंभ, तो शुभारंभ होता है इसका झारखंड के सिंहभूम जिले से, झारखंड के सिंहभूम जिले से, ठीक है। झारखंड के सिंहभूम जिले से, सिंहभूम जिले से, झारखंड के सिंहभूम जिले से। यहाँ के आदिवासियों द्वारा क्या किया गया, ये चलाया गया, यहाँ के आदिवासियों द्वारा चलाया गया, झारखंड के सिंहभूम जिले से इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर इन आदिवासियों का भी नेतृत्व करता कौन हो जाता है, आदिवासी ही होते हैं। यहाँ पर नेतृत्व करती हैं दो महिलाएं। फिर से मैं कहूँगा कि महिलाएं जो हैं हर काम में आगे रही हैं, हर काम में आगे रही हैं। तो यहाँ पर फिर से नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन आ जाता है, नेतृत्वकर्ता के रूप में आ जाती हैं वासवी देवी। कौन आ जाती हैं, वासवी, वासवी देवी, या कभी कभी दीदी बोल देते हैं, वासवी देवी। और दूसरा कौन होता है, दूसरा होती हैं सूर्यमणि, दूसरी कौन होती हैं, सूर्यमणि। यहाँ पर जो वासवी देवी होती हैं ये पत्रकार थी, है ना। और जो सूर्यमणि थी ये इस गांव की ही क्या थी, एक लड़की थी। और ये पहली ग्रेजुएट लड़की थी, पहली ग्रेजुएट लड़की थी। और आप समझ लीजिए कि आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों की व्यवस्था, आदिवासी क्षेत्रों में पढ़ने की व्यवस्था ना के बराबर है। ये कई किलोमीटर पैदल जंगलों को पार करते हुए सड़क मार्ग तक पहुंचती थी, फिर सड़क मार्ग से बस की यात्रा करते हुए ये शहर पहुंचती थी, वहां जाके इसने पढ़ाई करी। तो ये पहली बीए पास क्या थी, लड़की थी। सूर्यमणि का संपर्क वासवी देवी से होता जो कि पत्रकार थी। तो ये अपने यहाँ पर होने वाली समस्याओं से इनको अवगत कराती हैं। फिर पत्रकारिता के माध्यम से ये चीज़ें और आगे लाइमलाइट में आती हैं और फिर जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो देख लीजिए आप यहाँ पर जंगल बचाओ आंदोलन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या आता है, इस आंदोलन का रिजल्ट क्या आता है उसको भी समझ लीजिएगा। इस आंदोलन का रिजल्ट ये आता है कि एक जंगल अधिकार कानून आता है, जंगल अधिकार, जंगल अधिकार कानून अधिनियम आता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट के रूप में हम लिख सकते हैं। जंगल अधिकार जंगल अधिकार, जंगल अधिकार कानून अधिनियम। तो ये जो है क्या बताता है
कि जंगल पर अधिकार किसका होगा। जंगल अधिकार कानून अधिनियम ये क्या बताता है, ये बताता है कि जंगलों पर अधिकार किसका होगा। तो इसमें कहा गया है कि जो 25 वर्षों से लगातार किसी जंगल पर रह रहा हो, जो 25 वर्षों से लगातार किसी जंगल पर रह रहा हो, उस जंगल पर अधिकार उसी का होगा। उस जंगल में जो जल है, जो जमीन है, उस पर अधिकार किसका होगा, उसी का होगा। यही है जंगल अधिकार कानून अधिनियम 2007, है ना, 2007। जंगल अधिकार कानून अधिनियम क्या बताता है, ये बताता है 25 वर्षों से 25 वर्षों से लगातार जंगलों में रह रहे लोगों, 25 वर्षों से लगातार जंगल में रह रहे जंगल में रह रहे रह रहे लोगों लोगों का ही उस जंगल पर अधिकार होगा, उस जंगल पर अधिकार होगा। अब इसमें आप कह सकते हैं कि जंगल में जो जल है और ज़मीन है ना, जंगल के साथ साथ क्या, जंगल के साथ वहाँ पर जो जल है और जो क्या है, ज़मीन है, उस पर भी उन्हीं का अधिकार होगा जो 25 वर्षों से उस जंगल में लगातार रह रहे हैं। तो 25 वर्षों से, न्यूनतम 25 वर्षों से, ध्यान रखिएगा, 25 वर्षों से लगातार जंगल में रह रहे लोगों का ही उस जंगल, जल और ज़मीन पर क्या होगा, अधिकार होगा। एक चीज़ और समझिएगा, इन्होंने यहाँ पर जिस भाषा का प्रयोग करते हुए लोगों को जागरूक किया, वो भाषा कौन सी थी, कुड़ुक भाषा। कौन सी थी, कुड़ुक भाषा। और कुड़ुक भाषा जब यहाँ पर प्रयोग की गई तो लोगों के अंदर और अच्छे से जागरूकता बनी। किसके लिए, जंगलों के महत्व के विषय में लोगों को बताया गया कुड़ुक भाषा में। और कुड़ुक भाषा में जो तोरांग है, कुड़ुक भाषा में जो तोरांग है या तोरंग है ना, तोरांग या तोरंग, तोरांग या तोरंग, इसका मतलब क्या होता है, तोरांग या तोरंग का मतलब होता है जंगल। क्या मतलब होता है, जंगल। तो बताइए, जंगल बचाओ आंदोलन में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया गया, कुड़ुक भाषा का प्रयोग किया गया। कुड़ुक झारखंड की स्थानीय भाषा है और यहाँ पर ओराव जनजाति होती है, वो इस भाषा का प्रयोग करती है। ओराव जनजाति होती है, वो इस भाषा का क्या करती है, प्रयोग करती है। समझ पा रहे हैं, ओराव जनजाति के लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वासवी देवी सूरमणि ने स्थानीय लोगों में जंगल बचाओ के लिए, जंगल के महत्व के लिए कुड़ुक भाषा का प्रयोग किया। और कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ क्या होता है, जंगल होता है। तो कुड़ुक भाषा झारखंड की लोगों की स्थानीय भाषा या आदिवासियों की भाषा, ठीक है। मेनली ओराव जो हैं जनजाति के लोग इस भाषा को बोलते हैं, इस भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जंगल बचाओ आंदोलन। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं और बात करते हैं शांत घाटी बचाओ आंदोलन की। किसकी बात करते हैं, शांत घाटी बचाओ आंदोलन की। शांत घाटी बचाओ आंदोलन, चूंकि आप जानते हो कि शांत घाटी भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। शांत घाटी जो है भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है और ये भारत के हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट का भी पार्ट है। ये भारत के हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में भी आ रहा है, ठीक है। तो हॉट स्पॉट तो आप समझते हो कि जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर स्थानीय जातियों की क्या हो, जहाँ पर स्थानीय जातियों की अधिकता हो, प्रचुरता हो, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा हो, वहाँ पर जीवों की जातियों पर निरंतर संकट बना हो, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, हॉट स्पॉट है, ठीक है। भारत के हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट, भारत के हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट, भारत के हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट स्थित, पश्चिमी घाट स्थित, पश्चिमी घाट स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों के पश्चिम में, नीलगिरी की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित, के पश्चिम में स्थित, पश्चिम में स्थित
पश्चिम में स्थित भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? शांत घाटी। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र। समझ पा रहे हैं? भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? यही है। भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? यही है। क्लियर हो पा रही बात? बोलो बेटा। एकदम राइट है ना। भारत के हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट। भारत का हॉट स्पॉट है कि नहीं पश्चिमी घाट? बोलो हाँ या ना। भारत के हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट स्थित नीलगिरी की पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? शांत घाटी है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? शांत घाटी है। क्लियर है बात? शांत घाटी है। साइलेंट वैली है कहाँ पर? केरल में। शांत घाटी है, साइलेंट वैली है कहाँ पर है? केरल में है। इतनी बात तो आपने जान ली। साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली है केरला में। कहाँ पर है? केरला में है। अच्छा, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ से होकर एक नदी बहती है। केरला में नदी जो है उनको आप क्या कहते हैं? पूजहा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूजहा या पूजा कहते हैं। पूजा है ना। तो केरल में शांत घाटी से होकर बहने वाली नदी का नाम है कुंती पूजा नदी। क्या नाम है? कुंती पूजा नदी। कुंती पूजा नदी कहाँ से होकर बहती है? शांत घाटी से होकर बहती है। कुंती पूजा नदी जो है वो कहाँ से होकर बहती है? शांत घाटी से होकर बहती है। कुंती पूजा नदी यहाँ से बहती है। कुंती पूजा, कुंती पूजा नदी, कुंती पूजा नदी। कुंती पूजा नदी यहाँ पर बहती है। ठीक है, कुंती पूजा नदी प्रवाहित होती है। क्या किया गया कि केरला सरकार द्वारा कुंती पूजा नदी पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए जाने की बात की गई। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि जल विद्युत परियोजना। आप मुझे बताइएगा कि जब जल विद्युत परियोजना बनेगी तो आसपास के क्षेत्र में क्या किया जाएगा? पेड़ पौधों को काटा जाएगा, जलाशय बनाया जाएगा, ठीक है, डैम बनाया जाएगा और वहाँ से जंतुओं को विस्थापित किया जाएगा, मानव जो भी होंगे वहाँ से विस्थापित किया जाएगा। तो एक तरीके से आप मुझे बताइए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाकर आप विकास की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जैव विविधता को भी तो आप क्या कर रहे हैं? जैव विविधता को भी तो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैव विविधता को भी क्या कर रहे हैं? आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसका कारण क्या था? यदि आप इसके कारण की ओर जाएं, कारण की ओर जाएं तो कुंती पूजा नदी पर, कुंती पूजा नदी पर, कुंती पूजा नदी पर, नदी पर बनने वाले HEP, HEP मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। HEP मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और आप इसे क्या कह सकते हैं? जल विद्युत परियोजना। क्या कह सकते हैं? जल विद्युत परियोजना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि जल विद्युत परियोजना से, HEP से होने वाली पर्यावरणीय समस्याएं, होने वाली पर्यावरणीय समस्याएं, HEP से होने वाली पर्यावरणीय समस्याएं। आप कितना भी कुछ भी नियंत्रित कर लीजिए, लेकिन जहां पर आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी वहां पर फिर जैव विविधता को आप बचा नहीं सकते हैं। वहां पर फिर आप जैव विविधता को बचा नहीं सकते हैं। जो शांत घाटी है, जिसको हम लोग साइलेंट वैली बोल रहे हैं, ये क्या है? ये जैव विविधता का भंडार है। भारत में जैव विविधता का भंडार है। यहाँ पर स्थानीय यदि लोकल स्पीसीज के रूप में देखें, स्थानीय जीवों के रूप में देखें, तो यहाँ पर मिलते हैं नीलगिरी तहर। क्या मिलते हैं? नीलगिरी तहर मिलते हैं। और क्या मिलते हैं? यहाँ पर मिलते हैं लंगूर। यहाँ पर कौन मिलते हैं? यहाँ पर मिलते हैं गिलहरियाँ। यहाँ पर कौन मिलता है? सिंगपुच्छी मैकॉक मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है शांत घाटी में जब ये सब चीज़ें लोकल स्पीसीज मिलेंगी और यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन जाएगा, तो एक तरीके से क्या होगा? यहाँ की जैव विविधता को नुकसान होगा। तो जैव विविधता को बचाने के लिए क्या किया गया? शांत घाटी बचाओ आंदोलन चलाया गया, जिसमें कि सबसे पहले वहाँ के एक NGO ने क्या किया? NGO ने वर्क करना शुरू किया और NGO से वर्क होते होते ये आगे काफ़ी लोग इसमें जुड़ते गए और फिर इसमें एक एक्टिविस्ट आती हैं जिनका नाम था सुगाथा कुमारी। सुगाथा कुमारी पत्रकार थी और ऐसा ऐसा लिखती हैं कि इस शांत घाटी में जो जैव विविधता है उसके प्रति लोगों का
बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंसर्न शुरू हो जाता है और फिर सरकार को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को वापस लेना पड़ता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को वापस लेने के बाद और भी इस पर चर्चा हुई कि भाई जैव विविधता को एकदम बिल्कुल बचा लेना है, जैव विविधता को एकदम बचा लेना है। तो क्या होता है कि 1985 में शांत घाटी नाम से एक नेशनल पार्क बना दिया जाता है। शांत घाटी को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्यान रखिएगा, नेतृत्वकर्ता के रूप में या कह सकते हैं कि कौन है जो इसने रोल प्ले किया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसमें, तो नाम आता है सुगाथा कुमारी का। किसका नाम आता है? सुगाथा कुमारी का नाम आता है। ठीक है ना, सुगाथा कुमारी यहाँ पर क्या हो जाती हैं, यहाँ पर पॉइनियर हो जाती हैं इसकी, सुगाथा कुमारी। ठीक है, सुगाथा कुमारी। और समझिएगा, और यहाँ पर समझिएगा इस आंदोलन का रिजल्ट क्या आता है, इस आंदोलन का रिजल्ट क्या आता है, तो यहाँ पर रिजल्ट आता है कि कुंती पुझा नदी पर बनने वाला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसे क्या कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? वापस ले लिया जाता है। इसका रिजल्ट क्या क्या आएगा, सुनिएगा, इसका रिजल्ट क्या क्या आएगा, आंदोलन का रिजल्ट, इस आंदोलन का परिणाम क्या आएगा, आंदोलन का परिणाम। उस समय क्या था, उस समय इंदिरा गांधी, जिस समय पर ये आंदोलन चला था उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और उनका बड़ा परिमाण या नहीं परिणाम, बड़ा कंसर्न हुआ शांत घाटी बचाओ आंदोलन से, क्योंकि ये पूरे के पूरे विश्व भर में क्या हो गया था, फैल गया था ये, मतलब पूरे के पूरे विश्व के नज़र में आ गया था शांत घाटी। ठीक है, आंदोलन का परिणाम क्या होता है, आंदोलन का परिणाम ये होता है कि एचईपी वापस लिया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वापसी, एचईपी वापस लिया जाता है, एचईपी वापस, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वापसी हो जाती है, वापस लिया गया, नहीं बनाएंगे अब नहीं बनाएंगे। ठीक है, और क्या होता है, और दूसरा होता है कि 1985 में 1985 में 1985 में क्या हो जाता है, 1985 में शांत घाटी, शांत घाटी नेशनल पार्क, शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क बना दिया जाएगा, राष्ट्रीय पार्क बना दिया जाता है। शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क बना दिया जाता है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क बना दिया जाता है। और ये जो शांत घाटी नेशनल पार्क है इसमें कुछ लोकल स्पीसीज के बारे में आपको जान लेना चाहिए। कौन कौन इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है नीलगिरी तहर। कौन मिल रहा है? नीलगिरी तहर मिल रहा है, नीलगिरी तहर। ठीक है, नीलगिरी तहर, नीलगिरी तहर। ठीक है, और कौन मिल रहा है, इसे मिल रहा है वन लाइन टेल मेकॉक, यानी कि सिंगपुच्छी मेकॉक मिल रहा है। कौन मिल रहा है? सिंगपुच्छी मेकॉक। ये जो है कहीं और नहीं मिलेंगे, किसी और जगह पर मिल ही नहीं सकते हैं, यहीं के नेटिव हैं ये। सिंगपुच्छी मेकॉक मिल रहा है, और कौन मिल रहा है? लंगूर मिल रहा है, लंगूर है ना, गिलहरी मिल रही हैं। इनको यहाँ पर क्या किया गया, संरक्षण दिया गया है, लंगूर गिलहरी। तो ये सब क्या हो रहे थे, यदि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा था तो ये सब क्या हो रहे थे, ये सब खत्म हो रहे थे। ठीक है, खत्म हो रहे थे। और तीसरा रिजल्ट क्या आया इस आंदोलन का, तीसरा रिजल्ट क्या आया कि सबसे पहले भारत में बना, सबसे पहले भारत में जो बना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे पहले भारत में जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बना, जिसका नाम क्या, जिसका नाम है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में जो सबसे पहला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र बना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसका इसको क्या बना दिया गया, कोर बना दिया गया। भारत में स्थापित, भारत में स्थापित, स्थापित प्रथम, भारत में स्थापित प्रथम, भारत में स्थापित प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व। अब तो बीएसआर का मतलब समझ गए हो ना, बीएसआर का मतलब क्या है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में स्थापित प्रथम बीएसआर, बीएसआर नीलगिरी, नीलगिरी जो कि कहाँ है, केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। भारत में स्थापित प्रथम नीलगिरी बीएसआर नीलगिरी कब स्थापित किया था, 1986 में। भारत में स्थापित प्रथम बीएसआर कब किया गया था, 1986 में। तो भारत में स्थापित प्रथम बीएसआर नीलगिरी का, नीलगिरी का शांत घाटी को, शांत घाटी को क्या बनाया गया, कोर बनाया गया। मैंने आपको बीएसआर जब पढ़ाया था,
जयमंडल आरक्षी क्षेत्र पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो बीएसआर होता है ये 3 टियर सिस्टम होता है, 3 लेयर में संरचना होती है, 3 परत में संरचना होती है। अंदर वाला कोर, फिर बीच वाला बफर और तीसरा वाला क्या होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। बीच वाला कोर, अंदर वाला कोर, एकदम अंदर कोर, फिर बीच वाला बफर और लास्ट वाला क्या होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। तो कोर में केवल केवल जीवों की देखभाल होती है और कोई गतिविधि यहाँ पर अलाउ नहीं होती। कोर में केवल जीवों की देखभाल होती है और कोई गतिविधि यहाँ पर अलाउ नहीं होती है। तो भारत में स्थापित प्रथम बीएसआर नीलगिरी का शांत घाटी को क्या बनाया गया, शांत घाटी को कोर बनाया गया। शांत घाटी को क्या बनाया गया, कोर बनाया गया। बोलो याद रहेगा, शांत घाटी को क्या बनाया गया, कोर बनाया गया। क्लियर है कि नहीं? शांत घाटी को क्या बनाया गया, कोर बनाया गया। ये हो जाता है आपका शांत घाटी बचाओ आंदोलन, जिसमें कि नेतृत्वकर्ता कौन होती हैं, सुगाथा कुमारी। एकदम बिल्कुल एकदम जबरदस्त तरीके से इसको लिखती हैं। शांत घाटी को एकदम कहती हैं कि जल रहा है भारत का जैव विविधता का क्षेत्र, है ना, खत्म हो जाएगी भारत में जैव विविधता की कहानी। ये सारे के सारे ऐसे लिखती हैं, ऐसा कुछ लिखती हैं कि लोग एकदम उसके प्रति एकदम क्या हो जाते हैं, एकदम आंदोलन में आ जाते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि शांत घाटी बचाओ आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट अब हम लोग आंदोलन देखेंगे जिसका नाम है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। ठीक है, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। आप ये भी जानते हैं कि पश्चिमी घाट जो है ना, पश्चिमी घाट जो है भारत का हॉट स्पॉट है। यहाँ की जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। स्थानीय जातियों की यहाँ स्थानीय जातियों की क्या है, बहुतायत में है स्थानीय जातियाँ। और साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर जीवों की जातियों पर निरंतर क्या बना हुआ है, संकट भी बना हुआ है। तो पश्चिमी घाट बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन कब चलता है, 1925 में, 1985 में चलता है, 1985 में चलता है। जबकि ये जो आपका शांत घाटी बचाओ आंदोलन था ये लगभग 1978 या कह सकते हैं 1980 के दशक में, 1980 के टाइम पर चलता है। ठीक है, और जो जंगल बचाओ आंदोलन होता है वो भी 1980 के दौरान चलता है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन जो है 1985 में जो चलता है, इसमें नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, कैलाश मल्होत्रा होते हैं। नेतृत्वकर्ता कौन होते हैं, कैलाश मल्होत्रा। ये ध्यान रखिएगा, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, कैलाश मल्होत्रा, जिनका सिद्धार्थ मल्होत्रा से कोई संबंध नहीं है, कैलाश मल्होत्रा से। और ये जो है आपका पश्चिमी घाट, ये भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल है। मैं इसको लिख देता हूँ, पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, ये कई चीज़ें इसके लिए फेमस हैं। वेस्टर्न घाट, आपने ये तो कहा है कि ये हॉट स्पॉट है, आपने ये तो जान ही लिया है कि ये क्या है, हॉट स्पॉट है। भारत का क्या है, भारत का हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट का मीनिंग भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये भारत का क्या है, हॉट स्पॉट है। क्लियर है कि नहीं? ये क्या है, भारत का हॉट स्पॉट है। ये भारत का क्या है, हॉट स्पॉट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, हॉट स्पॉट तो है, ये क्या है, ये यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड, यूनेस्को द्वारा चिन्हित, ठीक है ना, यूनेस्को द्वारा चिन्हित, ये क्या है यूनेस्को द्वारा चिन्हित, ये क्या है, ये यूनेस्को द्वारा चिन्हित भारत में प्राकृतिक धरोहर स्थल है। यूनेस्को द्वारा चिन्हित भारत में प्राकृतिक धरोहर स्थल है, प्राकृतिक धरोहर स्थल है, प्राकृतिक धरोहर स्थल है। यूनेस्को द्वारा चिन्हित भारत में क्या है, प्राकृतिक धरोहर स्थल है। ठीक है, प्राकृतिक धरोहर स्थल है, यानी कि नेचुरल हेरिटेज लिस्ट है, प्राकृतिक धरोहर स्थल है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट में 3 चीज़ें बहुत मतलब आपको ध्यान रखनी है। पश्चिमी घाट में काफ़ी नदियों का उद्गम भी है, जैसे कि आप बोलेंगे त्र्यंबक की पहाड़ियाँ, जैसे कि आप बोलेंगे महाबलेश्वर, जैसे कि आप बोलेंगे ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये तीनों जो हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का उद्गम है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पश्चिमी घाट जो है
ये क्या है, पर्वतों का ढलान है। ये क्या है, पर्वतों का ढलान है। और पर्वतों का ढलान है, और ये फैला हुआ कैसे है, पर्वतों का ढलान है, स्कारपमेंट ऑफ द माउंटेन्स है। पर्वतों का ढलान है, स्कारपमेंट ऑफ द माउंटेन्स है। और ये फैला हुआ है कहाँ से, ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये फैला हुआ है ताप्ती नदी के मुहाने से। ताप्ती नदी कहाँ है, गुजरात में। ताप्ती नदी के मुहाने से, ताप्ती नदी के मुहाने से, ताप्ती नदी के मुहाने से, ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक। ताप्ती नदी के मुहाने से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की रेंज में, 1600 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है। 1600 किलोमीटर की रेंज में, रेंज में फैला हुआ है। राज्य कौन से आ जाएंगे, गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, केरल आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने आपको नाम बताए उन तीनों नामों को ध्यान रखिएगा। नाम कौन कौन से हैं। अच्छा, पश्चिमी घाट में यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देनी है। ये जो आपका सांद घाटी है, यहाँ पर आपको कैसे वन मिलते हैं, यहाँ पर सांद घाटी में आपको कैसे वन मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो सांद घाटी है, यहाँ पर मिलते हैं सदाबहार वन। कैसे मिलते हैं, सदाबहार वन, या फिर आप कह सकते हैं वर्षा वन मिलेंगे। सदाबहार वन मिलेंगे, या फिर आप कैसे बोलते हैं, वर्षा वन मिलेंगे। सदाबहार वन, सदाबहार, सदाबहार वन मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। यहाँ की भी जैव विविधता कोई कम थोड़ी ना है, यहाँ पर भी आपको कैसे मिलेंगे, यहाँ भी आपको मिलेंगे वैसे ही, ठीक है। सदाबहार वन मिलेंगे। यहाँ पर वनों को आप एक नाम देते हैं, यहाँ पर जो वन मिलते हैं उनको नाम देते हैं। मुख्यतः वो कहाँ मिलते हैं, वो महाराष्ट्र वाले भाग में मिलते हैं। इसको हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं। सह्याद्री, ठीक है। पश्चिमी घाट को हम लोग क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं। सह्याद्री मेनली कहाँ पर, मेनली महाराष्ट्र में। मेनली कहाँ बोलते हैं, महाराष्ट्र में बोलते हैं। मुख्यतः ये नाम कहाँ पर पड़ा है, महाराष्ट्र में पड़ा है। मुख्यतः ये नाम कहाँ पड़ा है, महाराष्ट्र में पड़ा है। और यहाँ पर जो वन मिलते हैं, वनों को क्या कहा जाता है, वनों को कहा जाता है शोला। क्या कहते हैं, शोला। ये प्रश्न आया हुआ है। पश्चिमी घाट स्थित, पश्चिमी घाट स्थित सदाबहार वन क्या कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट स्थित वन क्या कहलाते हैं, शोला कहलाते हैं। और वैसे भी आपने सुना होगा सोलापुर, कोल्हापुर, ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में। मेनली ये कहाँ पर, महाराष्ट्र में। शोला भी कहाँ पर, महाराष्ट्र में। मेनली कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। क्लियर हो रही है बात, बोलो फटाफट। कितनी बात क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो नहीं है ना, क्लियर हो जाएगी, बोलो फटाफट। ये क्लियर हो गया। एक चीज़ यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर 3 पहाड़ियों के नाम हमें ध्यान रखने हैं। एक है त्रंबक की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, त्रंबक की पहाड़ियाँ। त्रंबक की पहाड़ियाँ। जब आप जाएंगे यहाँ पर घूमने के लिए तो बहुत ही आप कूल फील करेंगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छा फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी प्राकृतिकता के साथ चीज़ें हैं, है ना। त्रंबक की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है आपका महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। और फिर क्या है, फिर है आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। फिर क्या है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ओके, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। क्लियर है बच्चा, ये हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों हैं त्रंबक की पहाड़ियाँ और महाबलेश्वर, ये कहाँ हैं, ये दोनों हैं महाराष्ट्र में। ये दोनों कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये है आपका कि कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। त्रंबक की पहाड़ियाँ जो हैं, यहाँ से गोदावरी नदी, गोदावरी का उद्गम, याद रहिएगा, गोदावरी का उद्गम है। और जब जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा
क्या होगा, वहाँ पर काफ़ी अच्छा उपजाऊ क्षेत्र भी होगा, है ना। गोदावरी का उद्गम है ये। इसके बाद महाबलेश्वर को देखेंगे, महाबलेश्वर में क्या है, यहाँ पर कृष्णा का उद्गम है, कृष्णा का उद्गम, कृष्णा नदी है ना, कृष्णा का उद्गम। वैसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है ना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, कृष्णा का उद्गम हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो त्र्यंबक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से किसका उद्गम होता है, कावेरी का, कावेरी का, जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। कावेरी का यहाँ से क्या होना है, उद्गम होना है, कावेरी का यहाँ से क्या होना है, उद्गम होना है। बोलो क्लियर हो पा रहा है, फटाफट बताइएगा। नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे, कैलाश मल्होत्रा हो जाएंगे। और कौन कौन से राज्यों में है ये भी आपने बता दिया, ठीक है, कौन कौन से राज्यों में है ये भी आपने यहाँ पर बता दिया है। ये ठीक है, ये पहाड़ियाँ हो गया, ये चीज़ें आपको, और मतलब कि आपको पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे कि इससे आपके पेपर में प्रश्न और भी अच्छे से बन जाएंगे। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के पास एक बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों के पास क्या है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, नियर टू दी ब्रह्मगिरी, है ना, नियर टू दी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं जो कि कर्नाटक में है, इसके पास में कौन है, के निकट, के निकट कौन है, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। तो ये भी कहाँ पड़ जाएंगी, कर्नाटक में पड़ जाएंगी, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये किसके लिए फेमस है, ये फेमस है किसके लिए, ये फेमस है लॉ एश के लिए। किसके लिए फेमस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, एक है लौह अयस्क के लिए और दूसरा किसके लिए, कॉफ़ी उत्पादन के लिए। लौह अयस्क, लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कॉफ़ी उत्पादन के लिए। इसलिए तो कर्नाटक क्या हो जाता है, कॉफ़ी उत्पादन या कहवा उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता है। किस में आता है, कॉफ़ी उत्पादन या कहवा उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता है। बोलो क्लियर हो रही है बात। एक और आंदोलन आप यहाँ पर देख लो, एक आंदोलन आप यहाँ पर और देख लो, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मैती आंदोलन। क्या नाम है, मैती आंदोलन। अच्छा आंदोलन है, अच्छा आंदोलन है मैती आंदोलन। आओ फटाफट इसको भी देख लें, मैती आंदोलन, मैती आंदोलन। ये जो मैती आंदोलन है, ये भी क्या है, ये भी वृक्षों को काटने से बचाने के लिए है। इसकी जो टाइमिंग होती है लगभग 1994 से, या कह सकते हैं 95 से 96 के बीच में, 1994 से 1996 के बीच में चलाया जाता है। अच्छा, ये कहाँ मेनली मैती आंदोलन, यानी कि ये कहाँ चलता है मेनली, तो इसका जो जगह होती है ये चलता है उत्तराखंड में। अब लोग उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को भूल चुके थे, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन को लोग क्या किए थे, भूल चुके थे, है ना, चिपको आंदोलन को क्या किए थे, भूल चुके थे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्यों ये चिपको आंदोलन धीरे धीरे समय के साथ समाप्त हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न एज में आते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न एज में आते जा रहे हैं, हम लोग परंपराओं को ख़त्म करते जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग पेड़ पौधों से और जीवों के प्रति हम लोगों की सहानुभूति क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। हम लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, और ये हमको जानना चाहिए कि जब जैव विविधता बचेगी तभी तो हमारा जीवन बचा रहेगा। यदि हम लोग अपने आसपास के पेड़ पौधों को, जंतुओं को यदि हम लोग नहीं बचाते हैं, तो फिर हम लोगों के जीवन में क्या होगा, संकट ही संकट है। तो जो पर्यावरण बचाने के लिए जो चीज़ें चल रही हैं, इनसे हमें सीखना भी तो है कि हमको भी ऐसा ही करना है। आगे समय में हम लोगों को भी क्या करना है, आगे समय में और समस्याएं हैं, अभी तो कोई समस्याएं नहीं थी, अब आगे के समय में बहुत समस्याएं हैं। आज जो पूरा विश्व है
वो पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो समिट्स होती हैं, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, वो पर्यावरण से रिलेटेड ही हो रही हैं। आप देखेंगे वर्ष भर में जितने भी दिनों को आप सेलिब्रेट करते हैं, जितने भी दिनों को आप जानते हैं, उनमें मैक्सिमम जो दिन हैं वो कौन से हैं, पर्यावरण से संबंधित ही हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हेल्थ से संबंधित होंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना जरूरी है कि यदि कुछ बचेगा ही नहीं हमारे आसपास तो फिर हमारा जीवन भी तो संकट में आएगा। तो क्या हुआ कि चिपको आंदोलन समय के साथ साथ क्या होता रहा, समाप्त होता रहा। अब क्या होने लगा कि फिर से उत्तराखंड में वृक्षों को काटने की बात शुरू हो गई। तो यहाँ पर एक नाम आता है कल्याण सिंह रावत का। किसका नाम आता है? कल्याण सिंह रावत का नाम आता है। कल्याण सिंह रावत, ठीक है। कल्याण सिंह रावत क्या कहते हैं कि यदि आपको वृक्षों को काटने से बचाना है तो एक दिन दो दिन का नहीं, आप इसे क्या करिए, अपने आप इसको भावनात्मक रूप से जोड़िए कि वृक्ष जो हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्ष जो हैं उनके बिना हम, पेड़ तो हमारे बिना क्या कह सकते रह सकते हैं, पेड़ तो हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन पेड़ों के बिना हम नहीं रह सकते हैं, पेड़ और जानवरों के बिना हम नहीं रह सकते हैं। ये बात जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक कि आप इस चीज़ को फील नहीं करेंगे, तब तक कि आप वृक्षों को काटने से बचा नहीं पाएंगे, लंबे समय तक आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो मैती आंदोलन का जो नेतृत्व करता है, या कह सकते हैं पॉइनियर जो है, उसका नाम है क्या, कल्याण सिंह रावत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में ये चलाया गया। कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। अच्छा, ये जो आंदोलन है, ये जो आंदोलन है, इसमें एक बहुत बात अच्छे से ध्यान रखनी है। इस आंदोलन में एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्या कि कारण क्या था या उद्देश्य क्या था। उद्देश्य इस आंदोलन का क्या था? उत्तराखंड के तो उत्तराखंड में ही चलाया गया। उत्तराखंड के निर्वनीकृत क्षेत्रों को, निर्वनीकृत, जहां से वनों को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, निर्वनीकृत क्षेत्रों को, निर्वनीकृत क्षेत्रों को पुनः हरा भरा करने के लिए, निर्वनीकृत क्षेत्रों को पुनः हरा भरा करने के लिए, निर्वनीकृत क्षेत्रों को पुनः हरा भरा करने के लिए, पुनः हरा भरा करने के लिए आंदोलन चलाया गया। पुनः हरा भरा करने के लिए, पुनः हरा भरा करने के लिए ये आंदोलन क्या किया गया, चलाया गया। ठीक है, मैती आंदोलन में कल्याण सिंह रावत उत्तराखंड के निर्वनीकृत क्षेत्रों को पुनः हरा भरा करने के लिए आंदोलन चलाते हैं। एक चीज और रखी गई कि वृक्षों को काटना, वृक्षों को काटने से बचाना, ठीक है, वृक्षों को भावनात्मक रूप से जोड़ना, वृक्षों की रक्षा को, वृक्षों की रक्षा लोगों के भावनात्मक रूप से जोड़ना, वृक्षों की रक्षा को, वृक्षों की रक्षा को लोगों की भावनात्मक, वृक्षों की रक्षा को लोगों की भावनात्मक, लोगों की भावनाओं से जोड़ना, भावनाओं से जोड़ना। इसका उद्देश्य क्या था कि वृक्षों की रक्षा को लोगों की भावनाओं से जोड़ना, भावनाओं से जोड़ना। जब कोई चीज़ अपना समझने लगेगा, जब कोई चीज़ उसको अपना समझने लगेगा तो फिर उसको आसानी से बचा लेगा, जब कोई उसे अपना समझने लगेगा तो फिर उसे आसानी से बचा लेगा। ठीक है, देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो मैती आंदोलन है वो कल्याण सिंह रावत के द्वारा चलाया गया आंदोलन। इसमें कल्याण सिंह रावत ने क्या कॉन्सेप्ट सोचा, क्या तरीका सोचा कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन क्यों समय के साथ समाप्त हो गया, क्योंकि ये जो वृक्षों को काटने से बचाने का जो कॉन्सेप्ट है, वृक्षों की जो रक्षा है, ये लोगों का अपना स्वयं की भावना नहीं है। ये बस कुछ समय तक के लिए चला, उसके बाद खत्म हो गया। यदि हम कहेंगे कि ये मेरा कपड़ा है, मेरा शर्ट है, मेरी टी शर्ट है, तो मैं इसकी रक्षा करूंगा, मेरी गाड़ी है तो मैं इसको ख्याल रखूंगा। फिर दूसरे की पा जाएंगे तो भाई जितना रेत सकते हैं उतना रेत देंगे उसको। दूसरे के सामानों की, दूसरे की चीज़ों की कहाँ केयर हो पाती है। तो पेड़ों की रक्षा करना, वृक्षों की रक्षा करना यदि हमारी भावना से जुड़ जाएगा, हमारी भावनाओं से जुड़ जाएगा, तो फिर हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो वर्ड है मैथ, यहाँ पर जो वर्ड है मैथ और मैती है ना, इसका मतलब समझ लीजिएगा, मैथ और मैती का मतलब समझ लीजिएगा, मैथ और मैती है ना। मैती और ये मैथ जो है ये कुमायूनी वर्ड है। कैसे वर्ड है?
कुमायूनी शब्द हैं, कुमायूनी शब्द है ना। कुमायूं ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। कुमायूनी शब्द हैं, ठीक है, कुमायूनी शब्द हैं मैत और मैती, है ना, मैत और मैती। मैती का मतलब और मैत का मतलब क्या है जरा समझिएगा। मैती का मतलब है मायका, मायका, मायका मतलब माँ का घर। ये बताइए मायका ये शब्द किसके लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, मायका। और आपने सुना भी होगा मैं मायके चली जाऊंगी, है ना। तो यानी कि जो मायका शब्द है ये महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता है। जो स्त्रियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनके दो घर होते हैं। एक घर होता है शादी से पहले जिसे मायका कहते हैं, और एक घर होता है शादी के बाद जिसे ससुराल कहते हैं। तो क्या हुआ कि मायका, मैती, और मैत का मतलब है मायके वाले। मैत का मतलब क्या है, मायके वाले, ठीक है, मायके वाले। क्या होता है इस वाले आंदोलन में, इस वाले आंदोलन में क्या होता है कि नवविवाहित जोड़े से या दूल्हा दुल्हन से, नवविवाहित जोड़े से दूल्हा दुल्हन से एक फलदार वृक्ष को लड़की के घर में लगवाते हैं। यानी कि जैसे बारात जाती है ना, बारात, तो बारात में क्या होता है, बारात जाती है लड़की के यहाँ पर। अब तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बारात वाला कि कोई चाहे लड़की लेकर आ जाए बारात, चाहे लड़का लेके, चाहे बीच में कहीं पर हो जाए। तो ये वाली तो समझ में नहीं आता है कि कौन किसके यहाँ जा रहा है, कौन बारात वाले हैं, कौन बारात को एक्सेप्ट करने वाले हैं, कौन बारात लेके जाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है कि नवविवाहित दूल्हा दुल्हन से, यानी कि नवविवाहित जोड़े से, नव दंपत्ति से एक फलदार वृक्ष को लड़की के घर में लगाया जा रहा है। और लड़की जो है ये कह रही है कि मम्मी और पापा, या कह रही है मेरे मायके वालों, मेरे मायके वालों, अब मेरी जगह पर ये पेड़ ही है, अब मेरी जगह पर ये वृक्ष ही है। यदि मैं अगली बार आऊँगी तो ये वृक्ष मुझे फूलता फलता हुआ मिलना चाहिए। यानी कि आपको इसकी क्या करनी है, जैसे मेरी केयर करते थे वैसे इसकी भी केयर करनी है। जैसे मेरे लिए आप चिंतित होते थे वैसे इसके लिए भी चिंतित होना है, ठीक है। और ये बड़ा होने पर आपकी क्या करेगा, सेवा करेगा, आपको मीठे मीठे फलों को देगा। तो इस वाले मैती आंदोलन में क्या हो रहा था, इस मैती आंदोलन में हो रहा था कि लड़की के घर पर, यानी कि मायके में, है ना, लड़की के घर में यानी कि मायके में फलदार वृक्षों को लगाए जाने की बात की जाती है, जिससे कि वृक्षों की रक्षा करना लड़कों के घर वालों, लड़कियों के घर वाले का, यानी कि मायके वाले का धर्म, यानी कि उसका क्या हो जाता है, उसका कर्तव्य हो जाता है। उसकी भावनाएं जुड़ गई हैं कि यार ये तो मेरी लड़की है, ये तो मेरी लड़की ही है ना। तो इस तरीके से इस वाले को आप क्या करेंगे, इस वाले को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि मैती आंदोलन में वृक्षों की रक्षा करना, वृक्षों को बचाना, ये लोगों की भावनाओं के साथ जोड़ा गया। किसके साथ जोड़ा गया, भावनाओं के साथ जोड़ा गया। नौ दंपत्ति के द्वारा शादी वाले स्थान पर, यानी कि लड़की के घर पर, मायके में एक फलदार वृक्ष को लगाए जाने की बात हुई, और उस फलदार वृक्ष की रक्षा करना मायके वालों का काम हुआ। और मायके वाले उसकी रक्षा करना इसलिए समझेंगे, इसलिए उसको केयर करेंगे क्योंकि वो लड़की का ही रूप है, लड़की का ही रूप है। कि लड़की यदि घर से गई है तो लड़की अपने 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 जैसा ही कोई छोड़ गई है, उसकी आपको क्या करनी है, केयर करनी है, रक्षा करनी है। तो ये हो जाते हैं हमारे कुछ आंदोलन। अभी दो आंदोलन यहाँ पर बचे हुए हैं, एक है तरुण भारत संघ और एक कौन सा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। उनको भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो आप लोग मुझे बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग अच्छे से समझ पाए कि नहीं समझ पाए, आपको चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर है, बोलो हाँ या ना। बता दो बच्चे जल्दी से कि सब कुछ अच्छे से क्लियर है, सब कुछ ओके है, बिल्कुल आप लोगों को पसंद आया सब कुछ, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके आगे जो दो आंदोलन बचे हुए हैं उनको और कंप्लीट करेंगे, तरुण भारत संघ को और मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन को, उसको भी अच्छे से समझेंगे। आई होप कि यहाँ पर जितने भी आंदोलन मैंने पढ़ाए होंगे आप इनसे संबंधित और भी चीज़ों को देखेंगे और भी चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, यानी कि आप इनसे संबंधित प्रश्नों को भी अच्छे से लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाते हैं हमारे आज के आंदोलन, ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे आज के आंदोलन। एक हो गया बिश्नोई आंदोलन जिसको खिजड़ली आंदोलन बोला आपने, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका, और एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, एक एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है। चिपको आंदोलन, फिर आपका टिहरी बचाओ आंदोलन, फिर आपका एपिक्को आंदोलन होगा, एपिक्को आंदोलन, इसके बाद फिर आपका क्या है, इसके बाद है फिर जंगल बचाओ आंदोलन, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद है शांत घाटी बचाओ आंदोलन, इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन है, और लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैती आंदोलन पढ़ा, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे साथ इतने अच्छे से पढ़ा, और आई होप कि आप अच्छे से पढ़ते रहोगे, आगे भी अच्छे से नोट्स क्लियर करते रहोगे। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हाँ, प्रश्नों को करना बिल्कुल मत भूलिए, बार बार मेरा आप लोगों से यही कहना है, प्रश्नों को करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दो आंदोलनों के साथ और भी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।